हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बैक टू द बेसिक्स। दोस्तों, हमारे चैनल का लक्ष्य है टू क्लियर यूपीएससी एग्जामिनेशन विदाउट एनी फियर। और इसी डर को दूर भगाने के लिए दोस्तों हम लोग देखिए, यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 एग्ज़ाम है आपका नज़दीक, लगभग 80 दिन बच गए हैं। ठीक है, और करंट अफेयर्स का भारी बर्डन आपके ऊपर पड़ते जा रहा है। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं कि पीटी 365 को आपके लिए कवर करवाने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, सारा ऑल टू ऑल पीटी 365 आपके लिए कवर करवाया जाएगा। अभी तक जो भी डिले हुआ है, नहीं हुआ है, वो सब छोड़ दीजिए। ये वीडियो जब लगातार आएंगे एंड आपको क्या करना है, वीडियोज़ के हेल्प से जो शॉर्ट नोट्स मैं आपको लिखवाने का प्रयास करता हूँ वो आप लिख लेंगे एंड एक बारी कॉन्सेप्ट्स को समझ लेंगे। जो कॉन्सेप्ट समझना है उसको एक बारी समझ लेंगे, आपका काम हो जाएगा। और जो चीज़ लिखने के लिए बोलता हूँ उसको लिख लीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि रेलेवेंट जितने भी कंटेंट हैं जो आपको यूपीएससी क्लियर करने में हेल्प करेंगे वो आपके तक डायरेक्टली पहुँच सकें। तो आज हम लोग सेक्शन 3, 4 और 5 करेंगे पीटी 365 का। ये अभी चल रहा है इकोनॉमी। ठीक है, तो दोस्तों ये थर्ड सेक्शन है लेबर, एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट। इसमें से पहला आर्टिकल है पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के बारे में। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या है ये। तो दोस्तों, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे अभी कंडक्ट कराया गया था 2022-23 का। इसका डेटा आया है। ठीक है, जिसमें बोल रहा है कि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट जो है इंक्रीज हो गया है फ्रॉम 55% टू 57%। तो ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। सबसे पहले जब समझ लेते हैं कि पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे कराता कौन है। तो लिख लीजिए, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे जो है इसको लॉन्च किया गया है भाई नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन इन 2017। इसको आपको लिखना है। ठीक है, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे लॉन्च किया गया था नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, और यही इस सर्वे को कंडक्ट करती है। ठीक है, अब जो रीसेंट डेटा आया है उसके आधार पर देखिए क्या है। 2017-18 में लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट था आपका 59%, जो कि अब 49% था, जो कि बढ़ चुका है, 57% हो चुका है। रूरल में भी लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट 50% से बढ़ करके 60% हो चुका है। अर्बन में भी बढ़ा है, मेल में भी बढ़ा है, फीमेल में भी बढ़ा है। तो अब अगर ऐसा कुछ भी क्वेश्चन आता है कि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट हैज़ इंक्रीज्ड इन बोथ रूरल एंड अर्बन एरियाज, राइट। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट हैज़ इंक्रीज्ड इन बोथ मेल एंड फीमेल, राइट। ठीक है, तो ऐसे करके आपको इसको लिख लीजिए। ठीक है, कि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट 2017 की तुलना में 2022-23 में क्या हुआ है, बढ़ा है। रूरल एरिया में बढ़ा है, अर्बन एरिया में बढ़ा है, मेल में बढ़ा है, फीमेल में बढ़ा है। फीमेल में 23% था, जो कि बढ़ करके 37% हो गया, जो कि एक कंसिडरेबल इंक्रीज है। ठीक है, चलिए दोस्तों, ये सारी चीज़ें हैं। अब समझ लीजिए कि ये कैसे कैसे कैलकुलेट होता है। ठीक है, आपको लिखना नहीं है, ये लिखना था आपको, और ये इसको शॉर्ट में लिखना था। ठीक है, फिर देखिए वर्कर्स पॉपुलेशन रेट जो है, वर्कर्स पॉपुलेशन रेशियो जो है वो भी आपका 46% से बढ़ करके 56% हुआ है। ठीक है, और अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो 6% से घट करके 3.2% हुआ है। तो ये सारा डेटा आप एक बारी लिख लीजिए। ठीक है, मतलब ये डेटा नहीं लिखने की जरूरत है, बट एटलीस्ट आपको लिखना है ट्रेंड कि इंक्रीज डिक्रीज इंक्रीज डिक्रीज, ये आपको लिख लेना है। ऑलराइट, चलिए अब देखिए ये कैसे कैलकुलेट होता है। तो यहाँ पर जो अर्बन एरियाज हैं, अर्बन एरियाज में 3-3 मंथ्स पर करेंट वीकली स्टेटस चेक किया जाता है। करेंट वीकली स्टेटस का मतलब क्या है, जिस वीक में वहाँ पर सर्वे करने के लिए ये गए हैं लोग, वो पूछेंगे कि क्या पिछले हफ्ते में आपको कोई जॉब मिली थी, एम्प्लॉयमेंट को मिली थी। इस आधार पर ये लोग ये डेटा कंपाइल करते हैं। ठीक है, और रूरल एरियाज में जो है आपका यूजुअल स्टेटस और करेंट वीकली स्टेटस, ये दोनों लिया जाता है रूरल एरियाज में। ठीक है, तो आप समझ लीजिए कि अर्बन एरिया में 3 मंथ के बेसिस पर 3 मंथ में आपका करंट वीकली स्टेटस चेक होता है। लेकिन ये 3 मंथ में करंट वीकली स्टेटस सिर्फ अर्बन एरिया में होता है। इसको आप लिख लीजिए, रूरल एरियाज में यूजुअल स्टेटस भी चेक होता है और करंट वीकली स्टेटस भी चेक होता है, लेकिन कब, एनुअली यानी साल में एक बारी।
ठीक है। देखिए अर्बन एरिया आपका पता है कि एक हब है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का, तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें ज़्यादा फ्रिक्वेंटली चेक करने की जरूरत है, इसीलिए अर्बन एरियाज में 3 मंथ्स पर चेक होता है कौन सा, करंट वीकली स्टेटस। और रूरल एरियाज में यूजुअल स्टेटस और करंट वीकली स्टेटस दोनों चेक किया जाता है बट एनुअली। अर्बन एरिया में भी ये तो होता ही है, अर्बन एरिया में भी आपका यूजुअल स्टेटस और करंट वीकली स्टेटस दोनों चेक किया जाता है आपका एनुअली भी। और अर्बन एरियाज में करंट वीकली स्टेटस, ओनली करंट वीकली स्टेटस 3 मंथ्स पर भी चेक किया जाता है। ठीक है, तो ये इसको आप अलग अलग से लिख लीजिए। रूरल एरियाज, ठीक है, करेंट वीकली स्टेटस प्लस यूजुअल स्टेटस एनुअली। ठीक है, अर्बन एरिया करेंट वीकली स्टेटस प्लस यूजुअल स्टेटस एनुअली, प्लस अर्बन एरिया करेंट वीकली स्टेटस 3 मंथ्स में। इसको लिख लीजिए, आप प्लीज़ लिख लीजिए। ठीक है, बाकी देखिए दोस्तों, जो आपका इसमें क्या क्या इंडिकेटर्स है पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे में, तो सबसे पहला है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। ठीक है, तो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट बोलते हैं पूरे पॉपुलेशन में वो लोग जो कि लेबर फोर्स का हिस्सा है। तो लेबर फोर्स का हिस्सा का मतलब ये है कि या तो वो लोग ऑलरेडी काम कर रहे हो, ठीक है, और या फिर काम करना चाहते हो। ठीक है, तो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट का मतलब है, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट का मतलब क्या है कि वर्किंग लेबर फोर्स बटा पॉपुलेशन, लेबर फोर्स बटा पॉपुलेशन। ठीक है, फिर वर्कर पॉपुलेशन रेशियो क्या है कि एम्प्लॉयड पर्सन्स बटा पॉपुलेशन। देखिए लेबर फोर्स में एम्प्लॉयड पर्सन्स भी आ जाएंगे और प्लस वो भी पर्सन्स आ जाएंगे जो कि एम्प्लॉयमेंट चाहते हैं, नॉन एम्प्लॉयड पर्सन्स विलिंग टू वर्क, वो भी इसमें आ जाएंगे लेबर फोर्स में। लेकिन वर्कर पॉपुलेशन रेशियो में सिर्फ एम्प्लॉयड पर्सन्स बटा पॉपुलेशन आएगा। फिर देखिए अनएम्प्लॉयमेंट रेट में क्या होगा कि वो लोग जो एम्प्लॉयमेंट ढूंढ रहे हैं बट उनको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा, उसको बोलेंगे अनएम्प्लॉयमेंट रेट। ठीक है, तो ये परसेंटेज में इसको कैलकुलेट करते हैं। अब देखिए एक्टिविटी स्टेटस में, यूजुअल स्टेटस में रेफरेंस पीरियड होता है लास्ट का 365 डेज, और करंट वीकली स्टेटस में रेफरेंस पीरियड होता है लास्ट का 7 डेज। तो ये सारी चीज़ें आप समझ लीजिए। ठीक है, बाकी और कुछ चीज़ें देखिए, जैसे जेंडर पे गैप 2023 में गैप इन वर्क आवर्स वाज लार्जेस्ट फॉर सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स। ठीक है, 50% मेन के लिए और लोवेस्ट फॉर रेगुलर वेज वर्कर्स। ठीक है, यानी गैप इन वर्क आवर्स यानी ज़्यादा काम जो है मेल कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू वीमेन, मतलब ज़्यादा वर्क आवर्स मेल को मिल रहा है विथ इन कंपैरिजन टू मेन। तो अब ये इसमें भी सबसे ज़्यादा कौन से सेक्टर में है, तो सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स के लिए है अगेन, बट ये सब डेटा आपको लिखने याद करने की किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और आपको ये समझना है कि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट वीमेन के लिए, रूरल वीमेन के लिए भी इंक्रीज हुआ है, अर्बन वीमेन के लिए भी इंक्रीज हुआ है। ठीक है, ये सारा चीज़ तो आपको पता ही है कि ये ऑल टू ऑल इंक्रीज हुआ है। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इन जनरल इंक्रीज हुआ है रूरल के लिए, इन जनरल इंक्रीज हुआ है अर्बन के लिए, मेल के लिए इंक्रीज हुआ है, फीमेल के लिए इंक्रीज हुआ है, रूरल मेल के लिए, रूरल फीमेल सबके लिए ये इंक्रीज ही हुआ है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप समझ लीजिए। अब देखिए इसमें आपको पता है क्या क्या लिखना था, NSSO वाला बात लिखना था आपको। ठीक है, ये डेटा लिखना था आपको और यहाँ इसको शॉर्ट में लिखना था, नथिंग एल्स, कुछ भी और लिखने की जरूरत नहीं है। आइए दोस्तों नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स की बात करते हैं। तो नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स दिया गया है अभी क्लॉडिया गोल्डिन को दिया गया है फॉर एडवांसिंग द अंडरस्टैंडिंग ऑफ वीमेन्स लेबर फोर्स आउटकम्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि नोबेल प्राइज क्या कहानी है। नोबेल प्राइज एक साइंटिस्ट थे अल्फ्रेड नोबेल, इन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया था और डायनामाइट का इनके पास जो पेटेंट था इसके कारण से इनको बहुत पैसा ये अपने जीते जी इन्होंने कमा लिया। ठीक है, तो अब इस डायनामाइट से दोस्तों क्या है, दुनिया का तो नुकसान ही किया गया। तो अल्फ्रेड नोबेल ने सोचा कि भाई मैं इतना पैसा कमाया लेकिन क्या दुनिया का नुकसान करके, तो मेरे इस पैसे का के हेल्प से दुनिया का भला होना चाहिए। ठीक है,
तो इसलिए इन्होंने अपनी जो लास्ट विल लिखी, वसीयत, उसके अकॉर्डिंग ये नोबेल प्राइज़ दिया जाता है। ठीक है, ये आप समझ लीजिए। तो इस नोबेल प्राइज़ में आपको कुछ चीज़ें लिखनी है। लिखना क्या क्या है आपको कि फिजिक्स में, केमिस्ट्री में और इकोनॉमिक्स में जो नोबेल प्राइज़ है वो दिया जाता है बाय द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस। रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस, प्लीज राइट इट डाउन। नोबेल प्राइज इन फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड इकोनॉमिक्स गिवन बाय रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस। ठीक है, फिर देखिए नोबेल प्राइज इन लिटरेचर दिया जाता है स्वीडिश एकेडमी के द्वारा। स्वीडिश एकेडमी, स्टॉकहोम स्वीडन के द्वारा। स्वीडिश एकेडमी यानी स्वीडन, स्वीडिश एकेडमी यानी कंट्री है स्वीडन। ठीक है, तो स्वीडिश एकेडमी के द्वारा दिया जाता है आपका नोबेल प्राइज इन लिटरेचर। ठीक है, फिर देखिए फिजियोलॉजी यानी कि मेडिसिन का जो नोबेल प्राइज है वो दिया जाता है कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट स्टॉकहोम स्वीडन के द्वारा। कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट स्टॉकहोम स्वीडन के द्वारा मेडिसिन यानी फिजियोलॉजी में जो नोबेल प्राइज दिया जाएगा वो दिया जाएगा कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट स्टॉकहोम स्वीडन के द्वारा। ठीक है, नोबेल पीस प्राइज जो है, नोबेल पीस प्राइज जो है वो दिया जाएगा नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी के द्वारा। नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी के द्वारा। ठीक है, तो ये एक दूसरी कंट्री होगी, नॉर्वे हो गई। बाकी का कंट्री है स्वीडन। इंस्टीट्यूट्स अलग अलग हैं, जैसे रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस, स्वीडिश एकेडमी और फिर कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब देखिए जो ये इकोनॉमिक्स वाला नोबेल प्राइज़ है दोस्तों, इकोनॉमिक्स वाला नोबेल प्राइज़ शुरुआत में नहीं था, ये बाद में ऐड किया गया। इसको बोलते हैं 6th कैटेगरी। ठीक है, इसको इंस्टीट्यूट किया गया था रॉयल बैंक ऑफ स्वीडन के द्वारा। ठीक है, रॉयल बैंक ऑफ स्वीडन के द्वारा। अब किसको ये प्राइज़ देना है ये डिसाइड किया जाता है रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस के द्वारा, और इसका जो प्राइज मनी वगैरह जो है ये दे देते हैं ये रॉयल बैंक ऑफ स्वीडन। ठीक है, तो इसको आप समझ लीजिए, लिख लीजिए, समझना कुछ नहीं है, लिख लीजिए। ठीक है, नोबेल प्राइज़ में क्या क्या मिलता है, एक नोबेल डिप्लोमा मिलता है, नोबेल मेडल मिलता है और ये कुछ पैसे मिलते हैं। ठीक है, तो ये सब तो अलग बात है। अब आ जाइए, ये जो क्लॉडिया गोल्डिन को इकोनॉमिक्स में जो नोबेल प्राइज़ मिला है उसका आपको समझना है कि क्या कहानी है। तो देखिए ये नोबेल प्राइज़ का जो थीम है यानी इनका जो रिसर्च है वो इस पर है कि वीमेन का जो वर्क फोर्स है वो कैसे इवॉल्व करता है। तो जब एक सोसाइटी डेवलप नहीं होती है यानी एग्रीकल्चरल सोसाइटी होती है, ठीक है, तब वीमेन का लेबर फोर्स बहुत हाई रहता है। ठीक है, फिर जैसे जैसे सोसाइटी एग्रीकल्चर से शिफ्ट करती इंडस्ट्री की तरफ तो वीमेन लेबर फोर्स डिक्रीज करता है। फिर इंडस्ट्री से फिर से जब सोसाइटी सर्विसेज सेक्टर की तरफ जाती है तो फिर वीमेन लेबर फोर्स जो है या लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट जो है वो इंक्रीज होता है। तो ये आपका इनकी स्टडी है क्लॉडिया गोल्डिन की। ठीक है, यानी प्रिमिटिव सोसाइटी में वीमेन लेबर फोर्स बहुत अधिक होता है जैसे एग्रीकल्चरल सोसाइटी में। इंडस्ट्रियल सोसाइटी में जो वीमेन लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है वो डिक्रीज होता है। और फिर अगेन सर्विसेज सोसाइटी में आपका वीमेन लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट जो है वो इंक्रीज होता है। ठीक है, अब देखिए जो वीमेन का लेबर फोर्स मार्केट है वो किस किस चीज़ों पर डिपेंड करता है। तो देखिए ये बात को आप लिख लीजिएगा। ठीक है, कि वीमेन लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट हाई इन एग्री सोसाइटी, फिर डिक्रीजेज इन इंडस्ट्री सोसाइटी और इंक्रीजेज इन सर्विसेज सेक्टर, इंक्रीजेज इन सर्विसेज सेक्टर। यानी प्रिमिटिव सोसाइटी में हाई रहेगा लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। ठीक है, जब इनिशियली डेवलपमेंट होगा तो वो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट डिक्रीज होगा। फिर से जब इंक्रीज होगा ये और डेवलप होगा जब सोसाइटी तो फिर आपका लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इंक्रीज होगा। और आप लिख लीजिए अकॉर्डिंग टू रिसर्च ऑफ क्लॉडिया गोल्डिन। क्लॉडिया गोल्डिन ऐसे करके पूछ भी सकते हैं आपसे। ठीक है, चलिए तो अब किसकी चीज़ों पर निर्भर करता है दोस्तों लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। तो सोशल नॉर्म कैसा है, क्या वीमेन को अलाउ किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है फॉर वर्क। पेरेंटहुड क्या है, पेरेंटहुड का मतलब कि वीमेन को ही बच्चों को पालना है या मेल और फीमेल दोनों मिल करके बच्चों को पाल रहे हैं। फिर टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस पर भी डिपेंड करता है। जैसे कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स अगर हैं किसी सोसाइटी में तो वहाँ पर क्या होगा कि जो वीमेन है वो उनको कब किसी बच्चे को डिलीवर करना है नहीं करना है ये सारी चीज़ें वो लोग डिसाइड कर सकते हैं एंड अकॉर्डिंगली वो लोग अपने करियर और फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी को बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है, तो इन सब चीज़ों पर डिपेंड करता है। अब इंडिया में जेंडर गैप को रिड्यूस करने के लिए क्या क्या किया गया है तो इसको आप देख लीजिए। कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी लाया गया था,
ठीक है। कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी के तहत मैटरनिटी लीव देना है 26 हफ्तों तक के लिए, ठीक है। प्लस जो थोड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पर क्रेश फैसिलिटी होना चाहिए। क्रेश फैसिलिटी यानी कि जहाँ बच्चों को रखा जा सके, ठीक है। फिर कोड ऑन ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन के अंतर्गत जो है employment of women in the above ground mines and in below ground working in technical supervisory and managerial work। तो ये सारी चीज़ें आप समझ लिए कि ये सारा जो कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी है, कोड ऑन ऑक्यूपेशनल सेफ्टी और कोड ऑन वेजेज जो है, ये सारे आपका जेंडर एम्पावरमेंट की बात करता है या फिर जेंडर गैप को दूर करने की बात करता है। खैर आइए अब हम लोग चलते हैं गिग इकॉनमी। जब तक लिखने ना बोलूँ या जो चीज़ लिखने बोलूँ एग्जैक्टली वही चीज़ लिखना है आपको, ठीक है। तो ये गिग इकॉनमी किसी कारण से न्यूज़ था, ये ब्लिंकिट वर्कर्स, जोमेटो, स्विगी वर्कर्स जो है ये लोग स्ट्राइक कर दिए थे। खैर तो देखिए गिग इकॉनमी क्या है, इसका डेफिनेशन को अच्छे से देखेंगे हम लोग। गिग इकॉनमी इज ए फ्री मार्केट सिस्टम इन विच टेम्पोररी पोजिशंस आर कॉमन एंड ऑर्गेनाइजेशंस कॉन्ट्रैक्ट विथ इंडिपेंडेंट वर्कर्स फॉर शॉर्ट टर्म एंगेजमेंट्स, ठीक है। तो गिग इकॉनमी का मतलब क्या है कि ये एम्प्लॉयर और ये है लेबर, तो ये दोनों क्या है ना, शॉर्ट टर्म और नीड बेस आधार पर एक दूसरे के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है। और जनरली क्या होता है, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयमेंट के बीच में लॉन्ग टर्म रिलेशन होता है, लेकिन गिग इकॉनमी में ऐसा नहीं है। इसमें 1 महीने के लिए भी आप किसी को काम पे रख सकते हैं, इनफैक्ट एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए भी किसी को काम पर रख सकते हैं, ठीक है। मतलब लाइफ टाइम एम्प्लॉयमेंट आपको देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और अगला जो लेबर भी है वो भी चाहता है कि उसको थोड़े टाइम के लिए काम मिले ताकि वो अपनी तब तक पढ़ाई कर ले या कुछ कर ले, ठीक है। तो यही है आपका गिग इकॉनमी। इसको आप चाहें तो लिख भी सकते हैं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसका अर्थ समझ जाइए। गिग वर्कर्स किसको बोलेंगे, जो गिग इकॉनमी के लिए काम करते हैं, ठीक है। तो ये ट्रेडिशनल एम्प्लॉयर एम्प्लॉय अरेंजमेंट से बाहर काम करते हैं। ट्रेडिशनल एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशन क्या होता है कि एम्प्लॉयर के लिए आपको एम्प्लॉय को डेली 9 बजे सुबह जाना है, 5 बजे आना है, और सालों साल तक के लिए दोनों एक दूसरे के लिए काम कर रहे हैं। इन केस एम्प्लॉय को हटाया जाता है तो उसका सोशल सिक्योरिटी वगैरह का ध्यान रखना एम्प्लॉयर को, ठीक है। ये ट्रेडिशनल रिलेशन है, बट इस न्यू अरेंजमेंट में ये सब कुछ नहीं है। आपको ये पर्टिकुलर काम दिया गया है, आप वो काम कर रहे हैं तो आपको पे किया जा रहा है, ठीक है। कभी भी एम्प्लॉयर आपको हटा सकता है और कभी भी एम्प्लॉय खुद भी छोड़ सकता है, दूसरे कंपनी में जा सकता है, ठीक है। अब जो गिग वर्कर्स हैं दोस्तों वो 2 टाइप के हैं आज के डेट में। एक प्लेटफॉर्म गिग वर्कर्स, जैसे जो कि आपका जोमेटो, स्विगी, ओला इत्यादि के लिए काम कर रहे हैं डिलीवरी बॉय की तरह, या फिर अदर छोटे छोटे काम कर रहे हैं, ठीक है। फिर एक नॉन प्लेटफॉर्म गिग वर्कर्स हैं जो पुराने टाइप के हो गए ना, जैसे बढ़ई, लोहार, इन सबको जैसे आप 2 दिन के लिए काम दिए, 5 दिन के लिए काम दिए, कुर्सी बना दो, मेज बना दो, वगैरह वगैरह, तो ये हो गया नॉन प्लेटफॉर्म गिग वर्कर्स। अभी देख लीजिए कि गिग इकॉनमी में इंक्रीज हुआ है, उसका क्या क्या कारण है। तो इंटरनेट एक्सेस इंक्रीज हुआ है, दैट इज द रीजन। फिर आपका स्टार्टअप इकोसिस्टम के कारण, स्टार्टअप में कोई भी स्टार्टअप एक लॉन्ग टर्म एम्प्लॉय नहीं रखना चाहता है, क्योंकि उसको पता ही नहीं कि कल को के डेट में प्रॉफिट होने वाला है या नहीं होने वाला है। फिर प्लेटफॉर्म्स की इंटर ऑपरेबिलिटी के कारण भी गिग वर्क बढ़ा है। फिर चेंजिंग वर्क का अप्रोच भी चेंज हो रहा है दोस्तों। पहले लोग ज़्यादातर गवर्नमेंट सेक्टर की ही जॉब चाहते थे या फिर परमानेंट जॉब चाहते थे। आज के डेट में लोग चाहते हैं ग्रोथ, ठीक है, तो वो भी बात है। फिर देखिए राइजिंग डिमांड फॉर कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज़ के लिए डिमांड भी इंक्रीज हुआ है, ठीक है। अब देखिए गिग इकॉनमी के लिए क्या क्या रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है। तो अगेन कोड ऑन वेजेज जो है 2019 वो भी गिग वर्कर्स की बात करता है, ठीक है। फिर कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी जो है ये क्या करता है, डिफाइन करता है गिग को, प्लेटफॉर्म और अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स को, गिग वर्कर्स को, प्लेटफॉर्म वर्कर्स को और अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स को, ठीक है। तो आप क्या कर लीजिए, एक लाइन लिख लीजिए कि कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 अटेम्प्ट्स टू डिफाइन गिग वर्कर, प्लेटफॉर्म वर्कर एंड अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर। इसको लिख लीजिए। कई बार ऐसा आता है कि गिग वर्कर इज नॉट डिफाइंड इन एनीवेयर, या गिग वर्कर इज डिफाइंड इन, अब ये वाला एक्ट दे देगा, ठीक है, ये कोड ऑन वेजेज, बट इसमें डिफाइन नहीं किया गया, इसमें डिफाइन किया गया है। तो इस टाइप के स्टेटमेंट आपके सही हो जाएंगे। तो प्लीज़ लिख लीजिए इसको कि गिग वर्क, प्लेटफॉर्म वर्कर, गिग वर्कर, प्लेटफॉर्म वर्कर एंड अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स आर डिफाइंड इन द कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020। इसको आप लिख लीजिएगा, ठीक है। बाकी ये जो कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 है, इसने प्रपोज किया है एक सोशल सिक्योरिटी फंड एंड नेशनल सोशल सिक्योरिटी बोर्ड, ठीक है। तो सोशल सिक्योरिटी फंड और नेशनल सोशल सिक्योरिटी बोर्ड क्या करेगा, गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स के वेलफेयर का जिम्मा उठाएगा दोस्तों। तो ठीक है, इसमें बहुत सारी चीज़ें नहीं लिखनी थी, ये आपको लिखना था कि कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 अटेम्प्ट्स टू डिफाइन गिग वर्कर, प्लेटफॉर्म वर्कर एंड अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स। फिर देख लीजिए, ये लिख लीजिए आप कि इट ऑल्सो प्रपोजेज सोशल सिक्योरिटी फंड एंड नेशनल सोशल सिक्योरिटी बोर्ड।
अब आप देखिए गिग इकॉनमी का क्या क्या बेनिफिट है। तो कंज्यूमर को बेनिफिट है कि पर्सनलाइज सर्विसेज मिलती है, टाइम एंड मनी सेव होता है। फिर एम्प्लॉयज़ के लिए बेनिफिट है कि आपको फ्लेक्सिबिलिटी में वर्किंग आवर्स मिलती है, रिमोट वर्किंग मिल रही है आपको, वर्क लाइफ आप बैलेंस कर सकते हैं। एम्प्लॉयर के लिए बेनिफिट है कि कम लेबर कॉस्ट लग रहा है आपको, कंप्लायंस कॉस्ट नहीं है। अगर आप लॉन्ग टर्म एम्प्लॉयमेंट देते हैं तो आपको बहुत सारी कंप्लायंस करनी पड़ती है। फिर देखिए बहुत सारे डाइवर्स पूल ऑफ आपको क्या मिलता है, लेबर मिलता है, ऑप्शन बहुत मिलता है, किसी को भी काम पर रख सकते हैं। देश को क्या बेनिफिट है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है। फिर अलग अलग सेक्टर्स का और अलग अलग सेक्शंस ऑफ सोसाइटी की जो ज़रूरतें हैं वो पूरी हो रही हैं। स्टार्टअप्स इसके कारण थ्राइव कर सकते हैं और फिर इकोनॉमी भी थ्राइव कर रही है। आप ये लिख लीजिए कि राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट हैज़ पायोनियर्ड इन क्रिएटिंग अ वेलफेयर बिल फॉर द गिग वर्कर्स इन द स्टेट ऑफ पासिंग स्टेट बाय पासिंग अ प्लेटफॉर्म बेस्ड गिग वर्कर्स बिल। तो आप इसको लिख लीजिए, प्लेटफॉर्म बेस्ड गिग वर्कर्स जो बिल है ये लाया गया है राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। ये पहला स्टेट गवर्नमेंट है, ठीक है। तो ऐसा आ सकता है, जैसे आपसे पूछ लिया जाता है ना कि फर्स्ट सिक्किम इज़ द फर्स्ट स्टेट टू बिकम ऑर्गेनिक, ठीक है। या फिर पहला यूनियन टेरिटरी कौन सा है टू बिकम ऑर्गेनिक, तो वो है आपका लक्षद्वीप। तो इसी तरह से आपसे ये भी पूछ सकता है या फिर इस टाइप का स्टेटमेंट दे सकता है कि राजस्थान इज द फर्स्ट स्टेट टू ब्रिंग अ बिल फॉर प्लेटफॉर्म बेस्ड गिग वर्कर्स, प्लेटफॉर्म बेस्ड गिग वर्कर्स। तो इसको आप लिख लीजिए, राजस्थान इज द फर्स्ट स्टेट टू ब्रिंग द बिल प्लेटफॉर्म बेस्ड गिग वर्कर्स बिल 2023। तो इससे आपको आइडिया रहेगा कि राजस्थान में ही ये बिल आया है सबसे पहले। अब आइए दोस्तों हम लोग बात करते हैं बैंकिंग एंड मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में, ठीक है। तो जिसमें पहला आर्टिकल है इंक्रीमेंटल कैश रिजर्व रेशियो। आपको पता होना चाहिए कि कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है। तो कैश रिजर्व रेशियो होता है, जैसे एक बैंक है, बैंक में काफ़ी सारे लोग आपका क्या करते हैं, डिपॉजिट्स करते हैं। तो कुछ तो होता है डिमांड डिपॉजिट्स और कुछ होता है टाइम डिपॉजिट्स। तो बैंक में जितना भी डिपॉजिट किया गया है, आपने जितना भी डिपॉजिट किया वो आप कभी भी मांग सकते हैं बैंक से जा करके, इसीलिए ये बैंक की क्या है, ये लायबिलिटी है। तो सारे डिमांड डिपॉजिट्स और टाइम डिपॉजिट्स को ऐड कर दिया जाए तो इसको बोलेंगे नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी ऑफ द बैंक, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी ऑफ द बैंक। तो जो बैंक का NDTL होता है, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी, उसका एक सर्टेन परसेंटेज बैंक को जमा रखना पड़ता है विथ RBI, ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोग कैश रिजर्व रेशियो, ठीक है। ये आप जो है बैंक में आपको ये RBI के साथ आपको ये पैसा जमा रखना पड़ता है, जिस पर आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलता है, ठीक है। तो ये समझ लीजिए आप। ठीक है, अब आप लिख लीजिए, ये पॉइंट आप लिख लेंगे कि कैश रिजर्व रेशियो किस एक्ट के तहत रखा जाता है। तो RBI एक्ट 1934 के तहत रखा जाता है। और यहीं पर आप चाहें ये भी लिख लीजिए कि जो SLR है वो रखा जाता है आपका बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अकॉर्डिंग। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अकॉर्डिंग रखा जाता है SLR। और CRR जो रखा जाता है वो RBI एक्ट 1934 के अकॉर्डिंग रखा जाता है, ठीक है। तो देखिए अभी हाल फिलहाल दोस्तों इंक्रीमेंटल कैश रिजर्व रेशियो को नाम का एक टूल को यूज किया गया था। तो कैश रिजर्व रेशियो तो आप समझ गए। तो कैश रिजर्व रेशियो और इंक्रीमेंटल कैश रिजर्व रेशियो में क्या अंतर है कि फॉर एग्जांपल एक सर्टेन अमाउंट ऑफ आपके पास NDTL है, जैसे 100 रुपये तक आपका NDTL है, तो आपको CRR देना होगा 4.5%, ठीक है। तो 4.5% आप देंगे तो वो हो गया कि कितना आपका 100 रुपये का 4.5% हो गया 4.5 रुपीज़, ठीक है। लेकिन जब आपका NDTL 100 रुपये से बढ़ करके 150 रुपये हो जाता है तो आपको जो CRR था 150 रुपये पर वो तो देना ही होगा। 150 रुपये पर CRR 4.5% के रेट से देना ही होगा, जो कि 6.75 रुपीज़ हो गया। उसके बाद आपको 100 रुपये की लिमिट थी कि 100 रुपये तक ही आपको CRR देना है और 100 से ऊपर आपको क्या देना है, ICRR देना है, ठीक है। तो 100 से आप कितना ऊपर बढ़े हैं, 50 रुपये ऊपर बढ़े हैं। तो इंक्रीज कितना हुआ है NDTL में, 50 रुपये हुआ है। तो यहाँ पर मान लीजिए ICRR का अलग रेट हो सकता है, इंक्रीमेंटल कैश रिजर्व रेशियो का रेट है मान लीजिए 10%। तो ये 10% सिर्फ इंक्रीमेंटल NDTL पर आपको देना है। तो इंक्रीमेंटल NDTL कितना है, 50 रुपीज़ का। तो 50 रुपीज़ पर 10% आपको मान लो देना है ICRR। तो फिर आपको क्या हो जाएगा, 5 रुपये आपको और देना है, 5 रुपये आपको और देना है।
तो इससे बस बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या है कि आईसीआरआर के थ्रू एक सर्टेन कैपेसिटी से अधिक हो गई अगर बैंक की नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी, तो आरबीआई क्या कर सकता है, एक्स्ट्रा जो लिक्विडिटी है उसको और मार्केट से कम कर सकता है, एक्स्ट्रा लिक्विडिटी को मार्केट से वापस ले सकता है आपका आरबीआई विद द हेल्प ऑफ आईसीआरआर टूल, इंक्रीमेंटल कैश रिजर्व रेशियो टूल। ठीक है, तो इसको आप समझ लीजिए ज़्यादातर। ठीक है, तो इफेक्ट क्या क्या है आईसीआरआर का, तो वही चीज़ है जो सीआरआर का है, बट ये थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन के लिए। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन यानी कि लिक्विडिटी जो है मार्केट में बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, यानी बैंक्स के पास बहुत ज़्यादा पैसा आ चुका है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा पैसा है ना, तो बहुत ज़्यादा वो लोन दे देंगे तो फिर बहुत ज़्यादा रिस्क हो जाएगा। तो इसीलिए क्या करती है आरबीआई, पहले ही बहुत ज़्यादा पैसे को थोड़ा कम कर देती है। तो सीआरआर के थ्रू तो पहले कम कर ही रही थी नेचुरल सिचुएशन में, लेकिन सिचुएशन थोड़ा नेचुरल से अलग है। तो यहाँ पर एक्स्ट्रा जो है इंक्रीमेंटल कैश रिजर्व रेशियो के थ्रू कुछ एक्स्ट्रा पैसा भी बैंक से ये वापस खींच लेगी आरबीआई। अब देखिए इफेक्ट क्या क्या है इंक्रीमेंटल कैश रिजर्व रेशियो का, तो ये लिक्विडिटी को मैनेज करती है। ठीक है, इन्फ्लेशन कंट्रोल करेगी, मार्केट में कम पैसा छोड़ेगी तो इन्फ्लेशन ऑलरेडी कंट्रोल रहेगा। फिर बैंक को क्या बनाती है, रेजिलिएंट बनाती है। बैंक से जब पैसा पहले 4.5%, फिर इंक्रीमेंटल अमाउंट पर 10%, ये सब पैसा जब आरबीआई अपने पास मेंटेन की हुई है तो लोगों को भी पता रहेगा ना भाई कि ये बैंक रिस्क प्रूफ है, क्योंकि इतना इतना पैसा तो ये लोग रिजर्व ही मेंटेन करके रखे हैं। ठीक है, तो हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। फिर देखिए थोड़े लेंडिंग डिक्रीज होती है, मतलब देखिए लेंडिंग बढ़ाना है इन जनरल, बट किसी किसी सिचुएशन में जो लेंडिंग है वो घटाना भी पड़ता है, ताकि ऐसा ना हो कि मार्केट में एक्सेस कैश आ जाए और इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों आपका आईसीआरआर से रिलेटेड। और जो दूसरे लिक्विडिटी मैनेजमेंट टूल्स हैं उसमें है स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी एसडीएफ, फिर रेपो और रिवर्स रेपो, ओएमओ यानी ओपन मार्केट ऑपरेशंस, और वेज एंड मीन्स एडवांसेस। देखिए आपको तो सबसे पहले रेपो और रिवर्स रेपो इसके बारे में आपको जानना चाहिए, तो मैं आपको बता देता हूँ। रेपो का मतलब क्या होता है कि आरबीआई जो है वो बैंक को लोन देगी और बदले में बैंक आरबीआई को गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ देगा, कोलेट्रल। ठीक है, उस तरह से रिवर्स रेपो के केस में क्या होगा कि बैंक जो है वो आरबीआई के पास पैसा देगी। ठीक है, मनी देगी, बैंक आरबीआई को मनी देगी और आरबीआई बैंक को वापस में क्या देगा, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ देगा। ठीक है, तो ये हो गया रेपो और रिवर्स रेपो। जनरली रेपो जो है वो रिवर्स रेपो से ऊपर होता है, रेपो जो है वो रिवर्स रेपो से ऊपर होता है, ताकि आरबीआई को एक्स्ट्रा प्रॉफिट होना चाहिए। ज़्यादा नहीं, 0.5% समथिंग रेपो रेट जो है रिवर्स रेपो रेट से अधिक होता है। अब देखिए यहाँ पर हो गया आपका रेपो और यहाँ पर हो गया रिवर्स रेपो। रेपो में पैसा जा रहा है आरबीआई से बैंक के पास, रिवर्स रेपो में पैसा जा रहा है बैंक से आरबीआई के पास। ठीक है, रेपो में गवर्नमेंट सिक्योरिटी जा रही है बैंक से आरबीआई के पास, और रिवर्स रेपो में गवर्नमेंट सिक्योरिटी जा रही है आरबीआई से बैंक के पास। तो ये तो हो गया नॉर्मल कंडीशन। मान लीजिए गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के बिना अगर यही काम होता है तो उसको हम लोग बोलेंगे, देखिए एमएसएफ। एमएसएफ यानी मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी में आरबीआई बैंक को लोन देगी विदाउट एनी गवर्नमेंट सिक्योरिटी। स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी में बैंक जो है आरबीआई के पास पैसे रखवाएगा बट अगेन विदाउट एनी गवर्नमेंट सिक्योरिटी। इस चीज़ को आप ध्यान में रख लीजिए, विदाउट एनी गवर्नमेंट सिक्योरिटी। और एमएसएफ जो है वो रेपो रेट से अधिक होता है और एसडीएफ जो है वो रिवर्स रेपो से अधिक होता है, क्योंकि देखिए जब भी कोई ट्रांजैक्शन विदाउट गवर्नमेंट सिक्योरिटी हो रही है तो जो पैसा दे रहा है वो ज़्यादा इंटरेस्ट रेट लेगा। ठीक है, तो अगर आरबीआई पैसा दे रही है तो आरबीआई ज़्यादा इंटरेस्ट चार्ज करेगी। अगर बैंक आरबीआई के पास पैसे रखवा रहा है वो भी बिना गवर्नमेंट सिक्योरिटी वापस लिए, तो बैंक भी आरबीआई से क्या करेगा, ज़्यादा आपका इंटरेस्ट रेट डिमांड करेगा। तो ये सारे अंतर आपको समझने चाहिए। खैर अब देखिए दोस्तों, सरप्लस ट्रांसफ़र की बात करते हैं हम लोग आरबीआई की। ठीक है, तो सरप्लस ट्रांसफ़र से रिलेटेड एक फ्रेमवर्क है, इसको आप लिख लीजिए यहाँ पर। सरप्लस ट्रांसफ़र से रिलेटेड जो फ्रेमवर्क है उसको बोलते हैं इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क।
इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क, प्लीज राइट इट डाउन। सरप्लस ट्रांसफर बाय आरबीआई, ठीक है, रिलेटेड फ्रेमवर्क, किस आधार पर ये सरप्लस ट्रांसफर किया जाता है उसके लिए फ्रेमवर्क बनाया गया है जिसको बोलते हैं इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क, इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क। और इसके लिए आपका बहुत सारे कमेटी बनाए गए थे। ये कितना सरप्लस आरबीआई को कितना सरप्लस गवर्नमेंट को ट्रांसफ़र करना चाहिए, इससे रिलेटेड बहुत सारी कमिटीज बनाई गई थी, ठीक है। इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क को रिवाइज करने के लिए बहुत सारी कमेटी बनाई गई थी, जिसमें से कि एक कमेटी का नाम है मालेगाम कमेटी, फिर एक कमेटी का नाम है उषा थोराट कमेटी। आप एक ही जगह लिख लीजिए, इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क से रिलेटेड कमेटीज का नाम लिख लीजिए, मालेगाम कमेटी, उषा थोराट कमेटी, और सबसे लेटेस्ट में है बिमल जालान कमेटी, बिमल जालान कमेटी, ठीक है। तो बस इतना ही आपको लिखना है दोस्तों। सरप्लस ट्रांसफ़र आरबीआई करती है गवर्नमेंट को, ये सरप्लस ट्रांसफ़र को डिसाइड करता है इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क, ये आप लिख लीजिए। इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क को रिवाइज करने के लिए अलग अलग कमेटी बनाई गई है, जिसमें से कि एक है मालेगाम कमेटी, एक है उषा थोराट कमेटी और एक है बिमल जालान कमेटी। आपको बस इतना ही लिखना था। खैर, अब आप समझिए कि आरबीआई जो है अपना सरप्लस गवर्नमेंट को ट्रांसफ़र क्यों करती है। जनरली कोई भी इंस्टीट्यूशन अगर बिजनेस करता है और पैसे कमाता है तो उस पैसे से इनकम टैक्स देता है गवर्नमेंट को, इनकम टैक्स देता है गवर्नमेंट को। आरबीआई जो है, आरबीआई पेज नो इनकम टैक्स, नो इनकम टैक्स, इस बात को आप लिख लीजिए। आरबीआई इनकम टैक्स पे नहीं करती, आरबीआई अपना सरप्लस ट्रांसफ़र कर देती है, ठीक है। और ये सरप्लस ट्रांसफर करती है आरबीआई अकॉर्डिंग टू आरबीआई एक्ट 1934, इसको भी आप लिख लीजिएगा। आप लिख लीजिए आरबीआई डज नॉट पे इनकम टैक्स, ठीक है। आरबीआई ट्रांसफर्स इट्स सरप्लस टू द गवर्नमेंट, ठीक है, अकॉर्डिंग टू आरबीआई एक्ट 1934 एंड ये इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क, एंड इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क जिसको रिवाइज किया है मालेगाम कमेटी ने, उषा थोराट कमेटी ने, बिमल जालान कमेटी ने। बाकी अब कितना कितना सरप्लस ट्रांसफ़र हुआ है ये समझ लीजिए। तो इसके रिगार्डिंग पहले ये है दोस्तों कि आरबीआई कुछ पैसा कंटिजेंसी फंड में रखती है, कुछ पैसा एसेट डेवलपमेंट फंड में रखती है, ठीक है, और उसके बाद जो पैसा बच गया वो पैसा वो आरबीआई दे देती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। तो ये देखिए, सरप्लस पहले 15,000 करोड़ ट्रांसफ़र कर रही थी 2010-11 में, फिर ये आपका 15-16 के आसपास ये हो गया 60,000 करोड़, फिर ये थोड़ा सा घटा, फिर 18-19 में ये सरप्लस ट्रांसफ़र हो गया आपका लगभग कितना 1,80,000 करोड़, फिर 2019-20 में ये घट गया आपका हो गया वही लगभग 60,000 करोड़, फिर आपका 20-21 में ये बढ़ करके हो गया 99,000 करोड़। खैर, ये सब आपको याद नहीं रखना है, ये आपको जरूर याद रखना है कि ये सरप्लस जो है लगातार बढ़ा नहीं है, लगातार बढ़ा नहीं है, ये बढ़ा है, घटा है, बढ़ा है, घटा है, बढ़ा है, बढ़ा है, घट, मतलब अगर ऐसा बोला जाता है कि इन द लास्ट 10 ईयर्स RBI's surplus transfer to government has consistently increased, तो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, ठीक है, दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। मेरी बात समझ गए? तो इसको आप शॉर्ट में एक लाइन में अपने शब्दों में लिख लीजिए, ठीक है, ताकि ऐसा स्टेटमेंट दे करके आपको गलत ना कराया जा सके। अब हम लोग दोस्तों बात करेंगे ट्रांजिशन फ्रॉम लाइबोर। देखिए लाइबोर क्या है, तो देखिए पहले समझ लीजिए न्यूज़ में क्यों कि आरबीआई ने एडवाइजरी इशू किया है बैंक्स को, ठीक है, तो ताकि वो लोग लाइबोर से ट्रांजिशन अवे कर जाएं, लाइबोर से ट्रांजिशन अवे कर जाएं। तो देखिए लाइबोर है आपका दोस्तों बेंचमार्क रेट है, तो जो कि ग्लोबल बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट है। तो ग्लोबल बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट का मतलब क्या होता है कि अगर एक बैंक जो है बैंक वन किसी एक कंट्री में हो सकता है, बैंक टू किसी दूसरे कंट्री में हो सकता है, अगर ये दोनों एक दूसरे को लोन दे रहे हैं या एक दूसरे से लोन ले रहे हैं तो वो किस आधार पर, किस इंटरेस्ट रेट पर एक दूसरे को लोन देंगे या लेंगे, तो ये इसी लाइबोर बेंचमार्क रेट से डिसाइड किया जाता था, लाइबोर बेंचमार्क रेट से डिसाइड किया जाता था, ठीक है। लेकिन इसी से अब ट्रांजिशन अवे करने की बात की जा रही है, ठीक है। तो देखिए दो रेट हैं, एक लाइबोर और एक माइफोर, मुंबई इंटर बैंक फॉरवर्ड आउटराइट रेट। तो इससे भी लाइबोर और माइफोर दोनों से ट्रांजिशन अवे करने की बात की जा रही है। तो सबसे पहले आप समझ लीजिए, यहाँ आपको लिखना है कि माइफोर का फुल फॉर्म लिख लीजिए, मुंबई इंटर बैंक फॉरवर्ड आउटराइट रेट। इसको पब्लिश किया जाता था
फाइनेंशियल बेंचमार्क्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा, फाइनेंशियल बेंचमार्क्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा इसको पब्लिश किया जाता था। ठीक है, फिर आपका जो लाइबोर जो है ये ग्लोबल बेंचमार्क है। ठीक है, और इसको एडमिनिस्टर किया जाता था ब्रिटिश बैंकर्स एसोसिएशन के द्वारा पहले। ठीक है, और बाद में इसको पब्लिश किया जाता था यूके फाइनेंशियल कंडक्ट अथॉरिटी के द्वारा। ठीक है, यूके फाइनेंशियल कंडक्ट अथॉरिटी के द्वारा। तो इसको आप लिख लेंगे, लाइबोर इनिशियली एडमिनिस्टर्ड बाय ब्रिटिश बैंकर्स एसोसिएशन। फिर इसमें कुछ गड़बड़ी आ गई थी, तो गड़बड़ी आने के बाद जो है इसको यूके फाइनेंशियल कंडक्ट अथॉरिटी के द्वारा इसको पब्लिश किया जाने लगा। ठीक है, अब समझ लीजिए इस बात को कि जब इसमें गड़बड़ी हो गई दोस्तों, तो धीरे धीरे करके इसको मतलब इससे पीछे जा रहे हैं लोग। ठीक है, तो पहले जो लाइबोर है पब्लिश किया जाता था डॉलर में के लिए, डॉलर के लिए, यूरो के लिए, पाउंड के लिए, स्विस फ्रैंक के लिए और जापानीज येन के लिए। ठीक है, अभी जो है रिसेंटली सिर्फ ये यूएस डॉलर के लिए पब्लिश किया जाता है, यूएस डॉलर के लिए ही सिर्फ इसको पब्लिश किया जाता है। ठीक है, और सारी कंट्रीज धीरे धीरे अभी लाइबोर से पीछे जा रही हैं। ठीक है, तो इसको भी आप लिख लेंगे। ठीक है, इनिशियली पब्लिश्ड फॉर यूएस डॉलर, यूरो, पाउंड, स्विस फ्रैंक, जापानीज येन, और अभी इसको पब्लिश किया जाता है ओनली फॉर यूएस डॉलर। ठीक है, लाइबोर से पीछे हटने की क्यों बात की जा रही है दोस्तों, क्योंकि इसमें देखा गया था कि कुछ जो बड़े बड़े बैंक्स जो हैं उन्होंने इस रेफरेंस रेट को मैनिपुलेट करना शुरू कर दिया था ताकि उनको बेनिफिट हो, इसलिए लाइबोर और माइफोर दोनों से पीछे हटने की बात की जा रही है। ठीक है, अब देखिए लाइबोर से जब पीछे हटेंगे हम लोग तो क्या बेनिफिट होगा, तो फाइनेंसिंग कॉस्ट जो है लोन्स का वो हम लोग का घट सकता है। ठीक है, बोरोइंग कॉस्ट जो है वो भी हमारा घटेगा, हम लोग को लो इंटरेस्ट रेट मिलेगा। फिर अधिक कंपटीशन होगा दोस्तों, जैसे लाइबोर का मोनोपोली था। ठीक है, बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट के तौर पर, अब जब लाइबोर हटेगा तो इसके जगह पर बहुत सारे अल्टरनेटिव रेफरेंस रेट आएंगे, तो ये मोनोपोली घटेगी तो कंपटीशन बढ़ेगा, एंड कंपटीशन इज ऑलवेज गुड, आपको पता होना चाहिए, मतलब कंपटीशन इज मोस्टली गुड। ठीक है, तो उसके कारण से जो लोन लेना क्या होगा लोगों के लिए, यानी गवर्नमेंट्स के लिए, बैंक्स के लिए लोन लेना सस्ता होगा दोस्तों। आपको ये ध्यान रखना है कि इंडिया क्या कर रहा है, ट्रांजिशन करने का कोशिश कर रहा है फ्रॉम लाइबोर टू अल्टरनेटिव रेफरेंस रेट्स, अल्टरनेटिव रेफरेंस रेट्स, और जिसमें कि अल्टरनेटिव सजेस्ट किया गया है लाइबोर का, ये देखिए यूएस का सिक्योर्ड ओवरनाइट फाइनेंसिंग रेट, यूरोप का यूरोपियन इंटरबैंक ऑफर रेट, जापान का टोक्यो इंटरबैंक ऑफर रेट टाइबोर, चाइना का संघाई इंटरबैंक ऑफर रेट साइबोर, और इंडिया का देखिए मॉडिफाइड मुंबई इंटरबैंक फॉरवर्ड आउटराइट रेट। पहले था इंडिया का MIFOR, MIFOR को डिसकंटिन्यू किया जा रहा है और इसके जगह पर लिया जा रहा है MMIFOR, MMIFOR। तो देख लीजिए RBI ने आपका सिग्निफिकेंट बेंचमार्क्स डिसाइड किए हैं कि किस किस बेंचमार्क्स पर आपका लोन वगैरह लिया जा सकता है, यानी इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन्स किए जा सकते हैं। तो उसमें ये सारे नाम आपको लिख लेने हैं, यूएस का SOFR, यूरोप का यूरिबोर, जापान का टाइबोर, चाइना का शाइबोर और इंडिया का MMIFOR यानी मॉडिफाइड माइफोर। अब देख लीजिए ये जो MIFOR है और MMIFOR जो है ये पब्लिश किया जाता है आपका FBIL के द्वारा। तो ये क्या है इसको देख लीजिए, फाइनेंशियल बेंचमार्क्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, इसको फॉर्म किया गया था 2014 में, रजिस्ट्रेशन हुआ है इसका अंडर कंपनीज एक्ट, और इसको ज्वाइंटली ओन किया जाता है दोस्तों फिक्स्ड इनकम मनी मार्केट एंड डेरिवेटिव एसोसिएशन ऑफ इंडिया के द्वारा। तो इसको आप लिख लीजिए। ठीक है, फाइनेंशियल बेंचमार्क्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड FBIL इसको ज्वाइंटली ओन किया जाता है, थोड़ा लंबा नाम है प्लीज लिख लीजिए। फिर भी फिक्स्ड इनकम मनी मार्केट एंड डेरिवेटिव्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया प्लस फॉरेन एक्सचेंज डीलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया प्लस इंडियन बैंक एसोसिएशन। देखिए होता क्या है ना कि जैसे FBIL का नाम दे करके, और ये 3 नाम मैंने आपको लिखा दिए, इन तीनों की जगह कुछ और 3 नाम दे दिए जाएंगे कि इसको इसके द्वारा प्लस इसके द्वारा ओन किया जाता है। ठीक है, तो वो ऑब्वियसली गलत होगा। तो ये गलत है या सही, इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि इसको किसके द्वारा ओन किया जाता है। ऑलराइट, और लिख लीजिए कि
FBIL इज रेगुलेटेड बाई RBI। FBIL इज रेगुलेटेड बाई RBI। और इसका काम क्या है? टू डेवलप एंड एडमिनिस्टर बेंचमार्क्स रिलेटेड टू मनी मार्केट, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड फॉरेन एक्सचेंज इन इंडिया। तो ये है आपका FBIL। अब आइए दोस्तों हम लोग देखते हैं पेमेंट सिस्टम्स एंड फाइनेंशियल मार्केट्स में, यानी 3 और 4 सेक्शन हो गया। अब हम लोग सेक्शन 5 में एंटर कर चुके हैं। तो क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स के ऊपर में अभी आपको पता है कि 2023 में G20 समिट जो है उसको प्रेसाइड कर रहे, इंडिया प्रेसाइड कर रहा था, ठीक है। तो इसी के रिस्पेक्ट में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने और बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स इनोवेशन हब ने, ठीक है, ऑर्गेनाइज किया G20 टेक स्प्रिंट 2023, ठीक है, G20 टेक स्प्रिंट 2023। और इसका टारगेट क्या था? इसका टारगेट था टू इम्प्रूव क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स। देखिए, क्रॉस बॉर्डर पेमेंट का मतलब क्या है कि एक कंट्री और दूसरे कंट्री के बीच में पेमेंट को ईजी करना, यही इसका टारगेट था। तो आप चाहे तो लिख लीजिए इसको कि G20 टेक स्प्रिंट 2023 किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया? तो भाई RBI और प्लस बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स इनोवेशन हब, बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स इनोवेशन हब, इसको आप लिख लीजिए। इनके द्वारा इसको ऑर्गेनाइज किया गया था। टारगेट क्या था? टू इम्प्रूव क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स, इतना आप लिख लीजिए, ठीक है। बाकी आप समझ लीजिए दोस्तों कि क्रॉस बॉर्डर पेमेंट का मतलब क्या है कि सेंडर ऑफ मनी और रिसिपिएंट ऑफ मनी दोनों अलग अलग कंट्रीज में है, ठीक है। और अभी देखिए 2030 तक जो क्रॉस बॉर्डर पेमेंट है वो 290 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच जाएगा दोस्तों। अभी इंडिया की इकोनॉमी का साइज है 3 ट्रिलियन डॉलर। तो इंडिया का जो इकोनॉमी का साइज है उससे लगभग 100 गुना, 100 टाइम्स जो है दोस्तों इंटरनेशनल क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स होने लगेंगे 2030 तक। तो आप समझ सकते हैं कि ये क्रॉस बॉर्डर पेमेंट कितना इम्पॉर्टेंट है आज की डेट में, ठीक है। आपको समझना चाहिए कि क्रॉस बॉर्डर पेमेंट के क्या क्या मेथड्स हैं आज की डेट में जो डिप्लॉय किए जाते हैं। जैसे कि है वायर ट्रांसफ़र किया जाता है, जैसे सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकॉम नेटवर्क स्विफ्ट के द्वारा, ठीक है। या फिर डिजिटल वॉलेट्स हैं जैसे पेपैल है, गूगल पे, एप्पल पे है, ठीक है। फिर इंटरनेशनल मनी ऑर्डर्स किया जा सकता है बाय थर्ड पार्टी, ठीक है। फिर क्रेडिट कार्ड के थ्रू ट्रांजेक्शन किया जा सकता है या फिर क्रिप्टो करेंसीज के थ्रू किया जा सकता है। इसमें मैं आपको एक चीज़ बोलूँगा, ये जो स्विफ्ट है, स्विफ्ट क्या है और स्विफ्ट के क्या क्या ऑल्टरनेटिव्स हैं। स्विफ्ट बेसिकली दोस्तों एक मैसेजिंग प्लेटफॉर्म है, मैसेजिंग प्लेटफॉर्म है। तो जहाँ पे आप नोट्स बना रहे हैं ना, उसमें एक पन्ना दे करके एक पेज जो है छोड़ दीजिए इसके लिए, स्विफ्ट ऊपर लिख करके। और ये एक मैसेजिंग प्लेटफॉर्म है। और फिर आपको और दूसरे क्या क्या मैसेजिंग प्लेटफॉर्म जो कि चाइना यूज़ कर रहा है, जो कि रसिया यूज़ कर रहा है, ये भी आपको उसी कॉपी में, उसी पन्ने में बेसिकली लिख लेना है, ठीक है। तो ये आप कर लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। तो ये हो गया दोस्तों आपका क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स। अब कैसे कैसे हो सकता है? जैसे एक बड़ा बैंक है जो उसने एक कंट्री में अपना एक ब्रांच रखा है, दूसरे कंट्री में एक ब्रांच रखा है। तो यहाँ पर से पैसा रिसीव हुआ, ठीक है। यहाँ पर पैसा किसी ने इस बैंक में डाला और इस यहाँ से किसी को निकालना है, ठीक है। तो ये मैसेज यहाँ से यहाँ डिलीवर हो जाएगा और यहाँ से कोई पैसा निकाल सकता है, ठीक है। उसी तरीके से और भी अरेंजमेंट्स होती हैं, वो सब आप समझ लीजिएगा। चलिए, क्रॉस बॉर्डर पेमेंट का सिग्निफिकेंस क्या है ये देख लेते हैं। अगेन नॉट इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स, तो आप समझ लीजिए कि ग्लोबलाइजेशन चूंकि हो रहा है तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स एक दूसरे से दूसरे देश में क्या किए जा रहे हैं, बेचे जा रहे हैं, खरीदे जा रहे हैं। तो इसके लिए भी क्रॉस बॉर्डर पेमेंट इंपॉर्टेंट है। फिर फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए क्रॉस बॉर्डर पेमेंट इंपॉर्टेंट है। इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ पर बहुत सारा पैसा रेमिटांस के रूप में आता है। रेमिटांस यानी इंडिया के जो लोग इंडिया के बाहर काम करते हैं वहाँ से पैसा भेजते हैं। तो इसके लिए भी क्रॉस बॉर्डर पेमेंट क्या होना चाहिए, थोड़ा ईजी होना चाहिए। फिर देखिए क्रॉस बॉर्डर पेमेंट अगर इजी हो तो ट्रैवल एंड टूरिज्म भी क्या होता है, इजी होता है। मान लीजिए दूसरे देश से कोई इंडिया आया, उसके पास जो एटीएम कार्ड है या जो भी क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है, वो इंडिया में काम नहीं करती है, तो उसको पेमेंट में काफ़ी डिफिकल्टी होती है यहाँ पर। बट अगर सेम एटीएम कार्ड या उन्हीं का ऐप जो है इंडिया में डायरेक्टली काम करने लग जाए तो उनको इंडिया घूमना कितना आसान होगा। मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? तो यही है क्रॉस बॉर्डर पेमेंट का बेनिफिट। फिर देखिए इससे फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी इंडिया में ग्रो कर सकता है। फिर देखिए
अपने क्रॉस बॉर्डर पेमेंट को इम्प्रूव करने के लिए इंडिया ने क्या क्या किया है। तो एक है आरबीआई पेमेंट्स विजन 2025। आरबीआई पेमेंट्स विजन 2025 के थ्रू क्रॉस बॉर्डर पेमेंट को इम्प्रूव करने का प्रयास किया जा रहा है। फिर देखिए एक एनपीसीआई एक संस्था है, आपको पता है, उसका एक इंटरनेशनल ब्रांच भी बनाया गया है। तो एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड ये बनाया गया है, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है कि यूपीआई को इंडिया के बाहर फैलाने का प्रयास कर रहा है। जैसे सिंगापुर में, यूएई, मॉरिशियस, नेपाल, भूटान, इन सभी कंट्रीज ने यूपीआई को एक्सेप्ट कर लिया। तो आप एक लाइन दे करके लिख लीजिए कि कंट्रीज दैट हैव एक्सेप्टेड यूपीआई। तो लिख लीजिए सिंगापुर, यूएई, मॉरिशियस, नेपाल एंड भूटान, ठीक है। इसमें और कंट्रीज आप पढ़िएगा न्यूज़पेपर में या कभी भी, तो उसको उसमें ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों। आइए अब सेबी के बारे में देखते हैं। सेबी ने एक प्लेटफॉर्म बनाया है, इस प्लेटफॉर्म का नाम है इन्वेस्टर रिस्क रिडक्शन एक्सेस प्लेटफॉर्म, ठीक है। तो आप लिख लीजिए इन्वेस्टर रिस्क रिडक्शन एक्सेस प्लेटफॉर्म। ये किसके द्वारा बनाया गया है? तो भाई सेबी, ठीक है। अब इसका पर्पस क्या है दोस्तों? इसका पर्पस है टू रिड्यूस रिस्क्स फेस्ड बाय इन्वेस्टर्स इन इवेंचुअलिटी ऑफ टेक्निकल ग्लिचेज एट द ट्रेडिंग मेंबर्स एंड, ठीक है। जैसे आप कुछ स्टॉक्स या शेयर्स को जो है सेल कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, उस टाइम में कई बार टेक्निकल ग्लिचेज के कारण क्या होता है, इन्वेस्टर्स को बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है। तो उस लॉस को मिनिमाइज करने के लिए ही ये इन्वेस्टर रिस्क रिडक्शन एक्सेस प्लेटफॉर्म बनाया गया है दोस्तों, ठीक है। इसको डेवलप किया गया है बीएससी के द्वारा, एनएससी के द्वारा, एनसीडीईएक्स के द्वारा और एमसीएक्स के द्वारा एंड मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया के द्वारा। तो इसको आप प्लीज़ लिख लेंगे, ठीक है, कि जो सेबी ये आपका इन्वेस्टर रिस्क रिडक्शन एक्सेस प्लेटफॉर्म जो है, इसको लॉन्च किया गया है बाय सेबी एंड हैज़ बीन डेवलप्ड बाय बीएससी, एनएससी, एनसीडीईएक्स क्या है, नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज, फिर एमसीएक्स है मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज, और मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया। तो इन सभी के द्वारा मिल करके इसको डेवलप किया गया है, ठीक है। तो ये आप लिख लीजिए, ठीक है। बाकी इसका पर्पस आपको बहुत ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसके नाम में ही इसका पर्पस लिखा हुआ है। इन्वेस्टर का रिस्क को ये रिड्यूस करता है, ठीक है। बाकी दोस्तों सेबी के बारे में आप जान लीजिए, इसको भी आप लिख लीजिए कि सेबी जो है एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, ठीक है, स्टैट्यूटरी बॉडी है और इसको फॉर्म किया गया। ये स्टैट्यूटरी बॉडी का पावर इसको मिलता है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट 1992 के तहत, ठीक है। तो आप लिख लीजिए 1988 में सेबी फॉर्म हुआ, ठीक है, और 1992 में बिकेम स्टैट्यूटरी बॉडी। किस एक्ट के तहत? तो सेबी एक्ट के तहत ही, सेबी एक्ट 1992 के तहत, ठीक है। तो इसको आप लिख लीजिए, बहुत आसान है। अब देखिए इसके ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को आपको याद रखने की जरूरत नहीं, इसमें 9 मेंबर्स होते हैं, बस आप इतना जान जाइए, चाहे तो लिख लीजिए इट हैज़ 9 मेंबर्स, बाकी ये सब कुछ जानने की जरूरत नहीं है। फंक्शंस जो है देखिए एससेबी का दोस्तों, बस अगेन इसको आपको याद करने की लिखने की जरूरत नहीं है। ये इन्वेस्टर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करेगी, ये स्टॉक एक्सचेंज के बिजनेस को रेगुलेट करेगी, ये इनसाइडर ट्रेडिंग को प्रोहिबिट करेगी, फिर ये क्या करेगी, स्टॉक ब्रोकर्स, सब ब्रोकर्स, फिर ट्रांसफ़र एजेंट्स, इन सबको क्या करेगी, रजिस्टर करेगी, फिर ये इन्वेस्टर्स की एजुकेशन एंड ट्रेनिंग को प्रमोट करेगी। ऑलराइट, फिर पावर क्या क्या है सेबी का? तो इसको आप लिख लीजिएगा कि सेबी जो है क्वासी लेजिस्लेटिव एंड क्वासी जुडिशियल बॉडी है, बस इतना लिख लीजिए, ठीक है, क्योंकि ऐसे टर्म देकर के पूछे तो आपको आसानी हो। तो सेबी इज ए क्वासी लेजिस्लेटिव एंड क्वासी जुडिशियल बॉडी, ठीक है। क्वासी लेजिस्लेटिव का मतलब क्या हुआ कि ये खुद थोड़ा बहुत लॉ भी बना सकती है, और क्वासी जुडिशियल का मतलब क्या है, इसके पास जैसे वो सिविल कोर्ट वगैरह का पावर भी होता है, ठीक है। फिर मनी पूलिंग स्कीम जो हर 100 करोड़ से ऊपर है उसको रेगुलेट करती है, ये किसी से इन्फॉर्मेशन मंगा सकते हैं, क्योंकि देखिए ये क्वासी जुडिशियल बॉडी है, तो किसी को बोल सकते हैं कि भाई आप अपना रिकॉर्ड प्रोड्यूस करो, या फिर ऑन ओथ जो है आप अपना ये दो, क्या बोलते हैं, अपना गवाही दो। तो ये सारा काम ये कर सकते हैं, डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स चला सकती है, डायरेक्शंस इशू कर सकती है, ये सारा काम ये कर सकती है। अभी क्या क्या इनिशिएटिव सेबी के द्वारा लिया गया है रिसेंटली में, तो आईपीओ के केस में एक मैकेनिज्म होता था जिसको बोलते थे T+6, उसको चेंज कर दिया है इसने T+3 में।
मतलब आप ऐसा समझ लीजिए कि जो काम 6 दिन में होता था वो काम अब 3 दिन में हो रहा है, ठीक है। T+6 के बजाय T+3 में काम हो रहा है, तो इससे क्या होगा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है वो इंक्रीज, ये आपका इंप्रूव होगा। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इससे क्या होगा, इंप्रूव होगा। इसके अलावा देखिए, ये आपको लिखना है कि BRSR कोर फ्रेमवर्क। तो BRSR कोर फ्रेमवर्क जो है ये लाया गया है बाई सेबी। BRSR क्या है, बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट। बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट कोर फ्रेमवर्क। तो ये किसके द्वारा लाया गया है, सेबी के द्वारा लाया गया है। तो इसको देखिए, ये जो BRSR फ्रेमवर्क है ये इन्वायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस फ्रेमवर्क के जैसा है, ठीक है। और ये स्टेक होल्डर को हेल्प करेगा रिस्क और अपॉर्चुनिटीज के बीच में बैलेंस बनाने में, ठीक है। ठीक है, तो ये BRSR फ्रेमवर्क में बहुत सारे जो इंडिकेटर्स हैं जिस आधार पर आपको बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट में आपको अच्छा या बुरा रिजल्ट रिपोर्ट कार्ड मिलेगा, उसमें ये सारे आपके फ्रेमवर्क्स हैं। जैसे कि जॉब क्रिएशन इन स्मॉल टाउन्स आप कितना कर रहे हैं, फिर बिजनेस ओपननेस कितना बिजनेस का, फिर ग्रॉस वेज पेड टू वुमेन, महिलाओं को कितना पेमेंट मिल रहा है, वगैरह वगैरह। फिलहाल आपको सिर्फ इतना लिखना है कि ये जो BRSR फ्रेमवर्क है इट हैज़ बीन ब्रॉट बाई सेबी, only this you have to write, okay। फिर देखिए, ESG डिस्क्लोजर फॉर वैल्यू चेन, ये भी सेबी के द्वारा लाया गया है, इसको भी आप लिख लेंगे। ESG डिस्क्लोजर फॉर वैल्यू चेन ये भी सेबी के द्वारा लाया गया है, एंड ये एप्लीकेबल होगा ओनली फॉर टॉप 250 लिस्टेड कंपनीज, टॉप 250 लिस्टेड कंपनीज। तो आप बस इतना लिख लीजिए, ESG डिस्क्लोजर फॉर वैल्यू चेन एप्लीकेबल टू टॉप 250 लिस्टेड कंपनीज, और किसके द्वारा लाया गया है, बाय सेबी। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है दोस्तों जिसको बोलते हैं डब्बा ट्रेडिंग का मतलब क्या है, देखिए नॉर्मल ट्रेडिंग का मतलब क्या है कि एक इंसान स्टॉक खरीद रहा है, उसको बेच रहा है, ठीक है। तो जब स्टॉक खरीदेगा या बेचेगा तो उसका पैसा क्या है, एकदम आपका फॉर्मल चैनल में है ना उसका पैसा, तो उसको प्रॉफिट हुआ तो उस पर टैक्स लगेगा वगैरह वगैरह, तो ये सारा चीज़ टैक्स से वो बच नहीं सकता है। अब दूसरा ट्रेडिंग है डब्बा ट्रेडिंग, यानी एक इंसान यहाँ है, इसने बोला कि मैं इस स्टॉक पर पैसे लगा रहा हूँ, बस बोला है, ठीक है, यानी कि मैं 100 स्टॉक खरीद लिया हूँ ये वाला, तो ये बोला ठीक है। अब ये स्टॉक का दाम बढ़ जाता है तो ये स्टॉक इससे ये खरीद लेता है, ठीक है। मतलब रियल परचेज नहीं हुआ है, मेरी बात समझ रहे हैं। ये दोनों आपस में जैसे स्टॉक के ऊपर बिडिंग कर रहे हैं, स्टॉक कोई परचेज नहीं कर रहा है, आपस में ये लोग डील कर रहे हैं, एक तरीके से वो गैम्बलिंग टाइप का काम हो रहा है, ठीक है। तो ये आउटसाइड एक्सचेंज जो है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, इसके बाहर ये सारा काम हो रहा है, ठीक है। तो ये पैसा तो स्टॉक एक्सचेंज में एंटर ही नहीं कर रहा है, तो इससे क्या होगा, पूरा का पूरा जो टैक्स है वो बच जा रहा है दोस्तों, ठीक है। इसीलिए ये एक्टिविटी जो है इलीगल है, इसको ऑफेंस माना जाता है अंडर सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट्स रेगुलेशन एक्ट 1956 के तहत, ठीक है। तो देखिए, ट्रेडर्स बेट ऑन स्टॉक प्राइस मूवमेंट्स, ये इस पर बेट करते हैं, मतलब बाजी लगाते हैं, शर्त लगाते हैं, ठीक है। विदाउट इनकरिंग अ रियल ट्रांजेक्शन टू टेक फिजिकल ओनरशिप, मतलब खुद से ये लोग स्टॉक खरीदने नहीं जाते हैं, बस आपस में बोलते हैं कि ये स्टॉक का प्राइस बढ़ेगा, इसका घटेगा, और उस आधार पर एक दूसरे से डीलिंग होती है, बट एक दूसरे से डायरेक्ट डीलिंग होती है इन कैश, ठीक है। तो ये आपका है डब्बा ट्रेडिंग, जिसको आपको याद रखना है। फिर देखिए दोस्तों, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट क्या है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट ये न्यूज़ में है क्योंकि सेबी ने इसके रिगार्डिंग कुछ रेगुलेशन लेकर के आई है, ठीक है। तो रिलीजेड ए कंसल्टेशन पेपर ऑन फ्रेमवर्क फॉर मैंडेटिंग एडिशनल डिस्क्लोजर्स फ्रॉम आइडेंटिफाइड हाई रिस्क फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, ठीक है। तो पहले बात ये समझ लीजिए कि जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है इंडिया में उसको रेगुलेट किया जाता है बाय द सेबी, तो इसको आप लिख लीजिए FPI इज रेगुलेटेड बाय सेबी, ठीक है। यदि RBI लिख दे या और कोई इंस्टीट्यूशन का नाम लिख दे तो दैट विल बी रॉन्ग आंसर, ओके। तो FPI इज रेगुलेटेड बाय सेबी। ठीक है, और इसमें अलग अलग टाइप का लिमिटेशंस जो है सेबी ने लगा रखा है, ठीक है। लीगल प्रोविजन क्या है आपका फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, तो लीगल प्रोविजन है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, और फिर आपका प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, तो इन सारे प्रोविजन से इसको देखा जाता है कि कोई इलीगल काम तो नहीं हो रहा है। फिलहाल आपको देखना है FPI और FDI के बीच में डिफरेंस समझना है।
फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। मैं आपको ऐसे ही समझा देता हूँ, बाकी बाद में ये सारे पॉइंट्स देख लेंगे। तो एफपीआई है और एफडीआई है। तो देखिए, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में कोई इन्वेस्टर जो है यहाँ आ करके कंपनी ओनरशिप लेना चाहता है, ठीक है। और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में जो इन्वेस्टर है वो कंपनी ओनरशिप नहीं लेना चाहता, बस यहाँ पर स्टॉक खरीदना चाहता है और उसको बेचना चाहता है, और इसी बीच में वो प्रॉफिट बनाना चाहता है, ठीक है। मेरी बात समझ रहे हैं। यहाँ पर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में एक बंदा कंपनी में डायरेक्टली इन्वेस्ट कर रहा है। इनफैक्ट ऐसा भी हो सकता है कि जीरो से पूरी कंपनी बिल्ड करने में वो इन्वेस्ट करे, ठीक है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट थोड़ा एक्टिव इन्वेस्टमेंट होगा, ये थोड़ा ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगा, ठीक है। और ये लेस रिस्की इन्वेस्टमेंट होगा इंडिया के रिस्पेक्ट में, क्योंकि जो इंसान यहाँ पर एक कंपनी में पूरा पैसा लगा करके बैठा है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो आसानी से ये पैसा बाहर लेकर के नहीं जा सकता है, ठीक है। बट फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में इसका अपोजिट है, ये इंडिया के रिस्पेक्ट में हाईली रिस्की है। क्यों? क्योंकि जो इंसान यहाँ पर बहुत सारे शेयर्स में इन्वेस्ट कर रखा है, अगर इंडिया के बाहर किसी शेयर में उसको ज़्यादा बेनिफिट मिले तो वो तुरंत पैसा लेकर के बाहर भी जा सकता है, ठीक है। तो इंडिया के रिस्पेक्ट में ये हाईली रिस्की है। एनीवेज, तो अब ये पॉइंट्स हम लोग देखते हैं एफडीआई और एफपीआई में। तो एफडीआई रेफर्स टू इन्वेस्टमेंट मेड बाय फॉरेन इन्वेस्टर्स टू ऑब्टेन ए सब्सटैंशियल इंटरेस्ट इन इंटरप्राइज लोकेटेड इन डिफरेंट कंट्री। और एफपीआई के केस में है कि क्या सिर्फ फाइनेंशियल एसेट ये लोग लेते हैं, यानी कि स्टॉक्स, बॉन्ड्स, ये सारी चीज़ें। एफडीआई जो है एक्टिव इन्वेस्टमेंट है और एफपीआई पैसिव इन्वेस्टमेंट है। एफडीआई नाम से ही बताया जा रहा है कि ये डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, और एफपीआई जो है वो इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है। एफडीआई के थ्रू जो इन्वेस्टर है उसका ज़्यादा कंट्रोल होता है कंपनी में, क्योंकि शेयर्स भी उन्होंने ज़्यादा होल्ड किए होते हैं, और एफपीआई के थ्रू कम कंट्रोल होता है। एफडीआई एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है। एफडीआई के थ्रू जो इन्वेस्टर है वो फिजिकल एसेट होल्ड करता है किसी कंट्री में आकर के, लेकिन फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर जो है वो सिर्फ फाइनेंशियल एसेट, शेयर वगैरह ही को ही होल्ड करते हैं, ठीक है। और एफडीआई का रूट थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है दोस्तों, इसमें कई सारे लिमिटेशंस भी होते हैं कि आप इतना परसेंट से ज़्यादा जो है गवर्नमेंट रूट के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं वगैरह वगैरह। और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट थोड़ा सा ईजी होता है। एफडीआई जो है लेकिन वो स्टेबल इन्वेस्टमेंट है, और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट ये थोड़ा सा वोलेटाइल इन्वेस्टमेंट है दोस्तों। तो ये सारी चीज़ें आप समझ लीजिए। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के साथ साथ कुछ इश्यूज भी हैं। देखिए, तो इस पॉइंट को आप लिखेंगे, पहले समझ लीजिए कि इसको ये है क्या। जैसे अभी हाल फिलहाल क्या होता है कि इंडिया की एक बैंक है एचडीएफसी बैंक, तो अचानक पता चला कि एचडीएफसी बैंक में चाइना की कुछ कंपनीज ने बहुत मतलब 11-12% के आसपास शेयर ले लिया, ठीक है। नहीं, 11-12% नहीं, 21-22% के आसपास शेयर किसी चाइनीज कंपनी ने ले लिया। यानी वो धीरे धीरे एचडीएफसी के बैंक के शेयर्स को परचेज किए जा रहे थे, ठीक है। तो ये टाइप का डर हुआ। एचडीएफसी बैंक एक मेजर बैंक है इंडिया का, तो अगर इसको चाइना की कंपनी इसको हॉस्टाइल टेक ओवर कर लेती है, यानी कि एक सर्टेन परसेंटेज से ज़्यादा इनके पास शेयर चला जाए और इसका शेयर हो, ये चाइनीज ओनरशिप हो जाती है इसकी, तो ये इंडिया के इंटरेस्ट के लिए क्या होगा, मतलब नुकसानदायक हो सकता है। तो इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेकर के आई थी प्रेस नोट 3 स्टिपुलेशंस, और इसमें क्या कहा कि एंटिटी ऑफ ए कंट्री दैट शेयर्स ए लैंड बॉर्डर विथ इंडिया कैन इन्वेस्ट ओनली अंडर द गवर्नमेंट रूट, यानी कि डायरेक्टली इंडिया के कंपनीज में ये लोग इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं डायरेक्टली। तो इस चीज़ को आप लिख लीजिए प्लीज़, ये पॉइंट आपको लिखना जरूरी है। प्रेस नोट 3 स्टिपुलेशन क्या है? प्रेस नोट 3 स्टिपुलेशन, ये टर्म पूरा लिखिए और लिखिए कि ये कहता है कि एंटिटी ऑफ ए कंट्री दैट शेयर्स लैंड बॉर्डर विथ इंडिया, जैसे कि चाइना, बांग्लादेश, पाकिस्तान वगैरह वगैरह। हालांकि देखिए, पाकिस्तान, श्रीलंका, इन सब से डर नहीं है, डर तो चाइना से है, लेकिन अब प्रोविजन तो ऐसे नहीं बनाया जा सकता ना कि चाइना की ये कंट्री जो कंपनी है वो इंडिया के शेयर्स में डायरेक्टली इन्वेस्ट नहीं कर सकती है। तो इसीलिए इसको इस तरह से बनाया गया कि जो कंट्री इंडिया के साथ लैंड बॉर्डर शेयर कर रही है उनके कंट्री की जो कंपनीज हैं वो सिर्फ गवर्नमेंट रूट के थ्रू ही इंडिया के कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन देखा जा रहा है कि इसमें कुछ जो है इसका मिसयूज भी किया जा रहा है दोस्तों, ये आपको देखना है। लेकिन फिलहाल आपको बस इतना लिखना है यहाँ पर कि प्रेस नोट 3 स्टिपुलेशंस क्या है, प्रेस नोट 3 स्टिपुलेशंस क्या है, ठीक है। तो ये एक इशू है दोस्तों, प्रेस नोट 3 स्टिपुलेशंस का वायलेशन एक इशू है। दूसरा इशू है आपका रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस का। देखिए, जैसे इंडिया है, इंडिया में कोई कंपनी है, उसकी शेयर्स में
किसी दूसरे कंट्री की एक कंपनी जो है इन्वेस्ट किए जा रही है, ठीक है। हम लोग को तो लग रहा है कि नेचुरल ग्रोथ हो रहा है इस शेयर का, ठीक है, इसके कारण से और लोग भी इसको क्या करें, इसमें इन्वेस्ट करें इन्वेस्ट करें इन्वेस्ट करें। बाद में पता चला कि ये जो कंपनी इसमें इन्वेस्ट करी थी ये इसकी रिलेटेड पार्टी है। रिलेटेड पार्टी यानी कि ये या तो इसकी पेरेंट कंपनी है या तो मतलब ये दोनों कंपनी एक दूसरे से रिलेटेड है, ठीक है। और बाकी लोगों को ये पता ही नहीं है, ये लोग सोच रहे हैं कि इसका नेचुरल ग्रोथ हो रहा है, ठीक है। क्यों ऐसा नहीं पता चल रहा है? क्योंकि रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस को डिस्क्लोज नहीं किया जा रहा है। तो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस का डिस्क्लोजर होना चाहिए, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं दोस्तों। बाकी आप देखिए सेबी का प्रपोजल है आपका फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट को रेगुलेट करने के रिगार्डिंग। तो इसने क्या किया है, 3 कैटेगरीज में बांट दिया है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स को। तो एक है लो रिस्क, तो लो रिस्क का मतलब क्या है? हाँ जी, तो देखिए 3 टाइप के फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट हो रहे हैं। एक है लो रिस्क, मान लीजिए इंडिया के कंपनीज में बाहर की गवर्नमेंट या बाहर की सेंट्रल बैंक, जैसे इंडिया के आरबीआई है उसी तरीके से बाहर की जो सेंट्रल बैंक है या सोवरेन वेल्थ फंड, ये लोग इन्वेस्ट करें। तो देखिए ये लोग भारी भरकम इन्वेस्टर्स हैं, ठीक है, और ये किसी कंट्री के पूरे फ्यूचर में इन्वेस्ट करते हैं। तो ये तुरंत पैसा डालेंगे तुरंत पैसा निकालेंगे ऐसा काम ये नहीं करते हैं। तो ये है लो रिस्क फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। फिर देखिए मॉडरेट रिस्क किस में है, जैसे पेंशन फंड है अगर किसी दूसरे कंट्री की, वो अगर इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे हैं आपका इंडिया के शेयर्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो ये मीडियम रिस्क है यहाँ पर। और हाई रिस्क का मतलब क्या है कि बाकी सारे जितने इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स वगैरह हो गए या कॉर्पोरेट इन्वेस्टर्स हो गए, तो वो थोड़े हाई रिस्क हैं, वो तुरंत प्रॉफिट के पीछे भागेंगे। दूसरे कंट्री से अगर उसको बेनिफिट मिल रहा है तो वो दूसरे कंट्री के शेयर में जाकर के इन्वेस्ट करना शुरू कर देंगे। फिर देखिए ट्रांसपेरेंसी को इंक्रीज करने की बात की जा रही है, फिर एडिशनल डिस्क्लोजर की बात की जा रही है वगैरह वगैरह। तो ये सब आपको समझना है। जब तक लिखने के लिए ना बोलूँ आपको बहुत ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। अब आ जाइए कॉर्पोरेट डेट मार्केट के ऊपर दोस्तों। कॉर्पोरेट डेट मार्केट, इसमें भी सेबी ने क्या किया है, एक फ्रेमवर्क रोल आउट किया है फॉर कॉर्पोरेट डेट मार्केट डेवलपमेंट फंड, ठीक है। तो कॉर्पोरेट डेट मार्केट डेवलपमेंट फंड क्या है दोस्तों, ये एक ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड है, ठीक है। ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड है जो कि परचेज करेगा इन्वेस्टमेंट ग्रेड कॉर्पोरेट डेट सिक्योरिटीज ड्यूरिंग मार्केट स्ट्रेस। तो यहाँ पे बहुत सारे टर्म्स आ गए हैं, ठीक है। एक अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड आ गया है, इन्वेस्टमेंट ग्रेड ये कॉर्पोरेट डेट सिक्योरिटीज आ गया है, मार्केट स्ट्रेस आ गया है, ठीक है। तो सबसे पहले इस टर्म को समझते हैं, ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड क्या होता है। तो देखिए ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड है दोस्तों, ये एक टाइप का म्यूचुअल फंड है, लेकिन नॉर्मल म्यूचुअल फंड में एक साधारण इंसान ही इन्वेस्ट करता है, ठीक है। लेकिन ये जो अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड है ये थोड़ा रिस्की टाइप का है और ये कॉम्प्लिकेटेड फंड है, ठीक है। तो यहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं बड़े बड़े इन्वेस्टर्स, जैसे एंजल इन्वेस्टर्स, वेंचर कैपिटलिस्ट वगैरह वगैरह, ठीक है। और ये लोग थोड़ा रिस्की काम भी करते हैं, ठीक है। तो ये समझ लीजिए कि कॉर्पोरेट डेट मार्केट डेवलपमेंट फंड जो है ये एक ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड है। तो ये पहला चीज समझ गए कि ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड कुछ नहीं है, ये म्यूचुअल फंड के जैसा ही है, ठीक है। लेकिन इसके इन्वेस्टर्स थोड़े अलग टाइप के होते हैं, जैसे एंजल इन्वेस्टर्स, वेंचर कैपिटलिस्ट, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो लोग, ठीक है। और ये लोग थोड़ा रिस्की और कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों में इन्वेस्ट करते हैं, ये भी बात है। तो ये नॉर्मल लोगों को तो समझ में नहीं आएगा ना क्या कॉम्प्लिकेटेड इन्वेस्टमेंट्स वगैरह, तो इसीलिए इनके इन्वेस्टर्स भी अलग होते हैं, ठीक है, जो थोड़े फाइनेंशियली कैपेबल भी होते हैं, प्लस उनको अवेयरनेस भी अधिक होती है। तो ये 2 चीज़ें हैं, आपको ध्यान रखना है। खैर, तो अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड हो गया। और ये लोग क्या करेंगे, जो कॉर्पोरेट डेट मार्केट डेवलपमेंट फंड है ये इन्वेस्ट करेगा इन्वेस्टमेंट ग्रेड कॉर्पोरेट डेट सिक्योरिटीज में, ठीक है, ड्यूरिंग मार्केट स्ट्रेस। तो मार्केट स्ट्रेस का मतलब क्या है कि जब मार्केट में लोन आसानी से नहीं मिल रहा है, लोन आसानी से नहीं मिल रहा है किसको, कंपनीज को, तो ये देखेंगे कि जिस कंपनी में फ्यूचर है, यानी ये कंपनी अच्छा ग्रोथ कर सकती है आगे चल करके, ठीक है। लेकिन अभी चूंकि मार्केट सही नहीं चल रहा है, लेकिन तो जिसके कारण से इसको लिक्विडिटी नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो ये उस टाइम में, यानी मार्केट स्ट्रेस के टाइम में, इस टाइप की कंपनीज में, जिस कंपनीज में फ्यूचर है थोड़ा, उसमें ये लोग इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है। तो ये है आपका कॉर्पोरेट डेट मार्केट डेवलपमेंट फंड। और इससे रिलेटेड फ्रेमवर्क कौन लेकर गया है, सेबी लेकर गया है। तो इसको आप लिख लीजिएगा कि सेबी हैज रिलीज्ड अ फ्रेमवर्क फॉर
कॉरपोरेट डेट मार्केट डेवलपमेंट फंड। और CDMDF क्या है, ये एक ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड है, इसको आप लिख लीजिएगा, ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड है, ठीक है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, मार्केट स्ट्रेस के दौरान ये इन सारी कंपनीज को फंड करेगा, ठीक है। मार्केट स्ट्रेस के दौरान ये सारी कंपनीज को ये फंड करेगा, ठीक है। अब आप समझ लीजिए कि कॉरपोरेट डेट मार्केट क्या होता है। तो सबसे पहले समझ लीजिए कि डेट मार्केट क्या होता है। दो तरीके से फंड उठाया जाता है मार्केट से, एक इक्विटी के थ्रू, जिसमें अगर प्राइमरी मार्केट से पैसा उठाया जा रहा है तो उसको बोलते हैं IPO। सेकेंडरी मार्केट से पैसा उठाया जा रहा है तो वो तो आपका क्या हो गया, आपका शेयर मार्केट हो गया, इक्विटी। अब इसके अलावा एक है आपका डेट। तो डेट में तरह तरह के डेट हैं, जैसे एक है बॉन्ड, दूसरा है डिबेंचर्स। बॉन्ड में दोस्तों आपको पता होनी चाहिए कि बॉन्ड का मतलब क्या है कि इंटरेस्ट रेट तो कम होगा लेकिन इसमें सिक्योरिटी रहेगी, यानी कुछ कोलेट्रल आपको मिलेगा, ठीक है। लेकिन डिबेंचर्स के केस में इंटरेस्ट रेट आपको अधिक मिलेगा, इंटरेस्ट रेट अधिक मिलेगा, बट सिक्योरिटी कुछ नहीं है, सिक्योरिटी कुछ नहीं, यानी ये रिस्की इन्वेस्टमेंट है। बॉन्ड अगर इशू किया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा तो उसको बोलेंगे गवर्नमेंट बॉन्ड, ठीक है। और अगर कॉर्पोरेट के द्वारा इशू किया जा रहा है तो उसको बोला जाएगा कॉर्पोरेट बॉन्ड, या फिर इसको गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बोला जा सकता है, कॉर्पोरेट डेट मार्केट कुछ भी बोला जा सकता है, ठीक है। तो ये आपको समझना है। तो जो कॉर्पोरेट जो डेट होता है, ठीक है, या कॉर्पोरेट बॉन्ड होता है, उसको इश्यू किया जाता है कंपनीज के द्वारा, ठीक है। और इसको रेगुलेट किया जाता है सेबी के द्वारा, इसको रेगुलेट किया जाता है सेबी के द्वारा। तो यहाँ रेगुलेशन का आप जो अंतर है उसको समझ लीजिए। RBI जो है दोस्तों वो रेगुलेट करती है आपकी मनी मार्केट को, पूरे मनी मार्केट को। देखिए मार्केट जो है वो दो टाइप का है, मार्केट से पैसा उठाना है तो वो दो टाइप से आप पैसा उठा सकते हैं, मनी मार्केट के थ्रू जो कि होगा 1 साल तक के लिए, और फिर आप उठा सकते हैं कैपिटल मार्केट के थ्रू जो कि 1 साल से अधिक के लिए, 1 साल से अधिक के लिए, ठीक है। तो मनी मार्केट का जितना रेगुलेशन है वो कौन करेगी, RBI करेगी। इसको आप लिख लीजिए, रेगुलेशन ऑफ मनी मार्केट RBI, ठीक है। रेगुलेशन ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज RBI, रेगुलेशन ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज RBI। और फिर बचा हुआ जो आपका कॉर्पोरेट डेट मार्केट है, ठीक है, कॉर्पोरेट डेट कैपिटल मार्केट, तो उसको रेगुलेट कौन करेगी, सेबी। कॉर्पोरेट डेट कैपिटल मार्केट, कॉर्पोरेट डेट कैपिटल मार्केट, तो उसको रेगुलेट कौन करेगी, सेबी करेगी। तो इसको आप लिख लीजिए, ठीक है। आप इसको समझ करके अच्छे से लिख लीजिए कि RBI जो है रेगुलेट करती है इंडिया में मनी मार्केट को, प्लस मनी मार्केट यानी 1 साल तक का काम, और प्लस गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के केस में, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के केस में ये मनी मार्केट को भी रेगुलेट कर रही है और कैपिटल मार्केट को भी रेगुलेट कर रही है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पूरा का पूरा RBI का जिम्मा है, चाहे वो मनी मार्केट हो यानी 1 साल तक के लिए लोन हो, या फिर कैपिटल मार्केट हो यानी 1 साल से अधिक के लोन हो। मनी मार्केट आपका प्राइवेट का भी और गवर्नमेंट का भी, दोनों कौन रेगुलेट करे, गवर्नमेंट, ये आपका RBI। और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो है वो पूरा का पूरा RBI रेगुलेट कर रही है। तो बचा क्या, कैपिटल मार्केट किसका, कॉर्पोरेट का, कॉर्पोरेट सेक्टर का। तो कॉर्पोरेट सेक्टर का जो कैपिटल मार्केट वाला जिम्मा है उसको रेगुलेट करने का जिम्मा लिया है सेबी ने, उसको रेगुलेट करने का जिम्मा लिया है सेबी ने। इसको आप अच्छे से लिख लेंगे, ठीक है। अब बाकी आप समझ लीजिए दोस्तों कि इंडिया में जो कॉर्पोरेट बॉन्ड है वो GDP का 17% है, ठीक है। लेकिन इंडिया के बाहर जैसे साउथ कोरिया वगैरह में कॉर्पोरेट डेट का जो स्टेटस है वो वहाँ की GDP का लगभग 80% है, फिर मलेशिया में 50% है, चाइना में 40% है। ये सब चीज़ों को आप ध्यान में रखिए। फिर कॉर्पोरेट डेट मार्केट का क्या क्या सिग्निफिकेंस है ये आपको पता होना चाहिए। जैसे इन्वेस्टमेंट नीड्स को ये पूरा करता है, ठीक है। तो कंट्री क्या बनती है, आपका कंजम्पशन इकोनॉमी से चेंज होकर के इन्वेस्टमेंट लेड इकोनॉमी में ये कन्वर्ट हो जाती है। फिर देखिए इन्वेस्टमेंट का ये एफिशिएंट एलोकेशन होता है आपका रिसोर्सेज का। फिर देखिए कॉर्पोरेट बैलेंस शीट क्या है, हेल्दी रहती है, कॉर्पोरेट बैलेंस शीट हेल्दी रहती है आपकी। अब आइए दोस्तों, दो फंड्स का जो है दो फंड्स बनाने के लिए सेबी ने गाइडलाइंस बनाया है, ठीक है। सेबी ने गाइडलाइंस बनाया है, एक तो इन्वेस्टर्स प्रोटेक्शन फंड के लिए और दूसरा इन्वेस्टर्स सर्विसेज फंड के लिए, ठीक है। तो इसके बहुत सारे नुआंसेस हैं, वो आपको नहीं जानने हैं, मैं तो यही बोलूँगा वो आपको जानने नहीं है
इसके बारे में आपको जनरल पॉइंट्स ये जानना है कि इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड और इन्वेस्टर सर्विसेज फंड ये है क्या, ठीक है। तो पहले आप इतना लिख लीजिए कि सेबी हैज क्रिएटेड गाइडलाइंस फॉर इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड और इन्वेस्टर सर्विसेज फंड, ठीक है। अब आइए इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड क्या है इसको देख लीजिए। तो इसका काम है आपका इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना। इन्वेस्टर कौन कौन है, स्टॉक ब्रोकर्स है वगैरह वगैरह है, ठीक है। अब ये क्या करेगी, ये कह रहा है कि जो स्टॉक एक्सचेंज है जैसे कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और प्लस जो डिपोजिटरी है वो दोनों मिल करके क्या बनाएंगे, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड बनाएंगे। इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड बनाएंगे। डिपोजिटरी किसको कहते हैं दोस्तों, जैसे आपका जनरली होता है बैंक अकाउंट, तो बैंक अकाउंट में आप पैसे दे देते हैं, पैसे रखते हैं ना, बैंक अकाउंट में पैसे रखते हैं और इस बैंक अकाउंट से आप कोई भी चीज़ क्या कर सकते, खरीद सकते हैं, कोई भी चीज़ खरीद सकते हैं। लेकिन जब आपको शेयर खरीदना होगा, शेयर या बॉन्ड खरीदना होगा, स्टॉक या बॉन्ड कुछ परचेज करना है, तो आप ऐसे बैंक अकाउंट से डायरेक्टली इसको खरीद नहीं सकते हैं। आपको पहले पैसे जमा करने होंगे डिपोजिटरी में, बैंक अकाउंट में नहीं, डिपोजिटरी में। और डिपोजिटरी में ही जैसे आपका होता है डीमैट अकाउंट, ये हो गया आपका डीमैट अकाउंट। तो डीमैट अकाउंट के थ्रू जो पैसा जाता है वो डिपोजिटरी में जाता है। और अब आपके पास चूंकि डिपोजिटरी में पैसे हैं, इसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, स्टॉक्स वगैरह को परचेज कर सकते हैं। तो यही है डिपोजिटरी का कॉन्सेप्ट। तो डिपोजिटरी और स्टॉक एक्सचेंज मिल करके बनाएंगे इन्वेस्टर्स प्रोटेक्शन फंड, ठीक है, IPF, ठीक है। डिपोजिटरी देख लीजिए क्या है, डिपोजिटरी इज ए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दैट एक्सेप्ट्स डिपॉजिट्स फ्रॉम बिजनेसेस एंड इंडिविजुअल्स, यानी आप लोग से पैसे लेता है एंड असिस्ट इन बाइंग एंड सेलिंग फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, और फिर आपको हेल्प करता है स्टॉक और बॉन्ड वगैरह को खरीदने और बेचने में। मेरी बात समझ गए। और जैसे इसका एग्जांपल है आपका नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड या फिर सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड, ठीक है। और ये जो डीमैट अकाउंट्स है इंडिया में वो बैंक में नहीं खोले जा सकते हैं। डीमैट अकाउंट सिर्फ डिपॉजिटरीज में खोले जा सकते हैं, ठीक है। डीमैट अकाउंट्स बैंक में नहीं खोले जा सकते हैं, दे कैन बी ओपन इन द डिपॉजिटरीज, ठीक है। तो इसका कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिए। अब देखिए इसका जो एडमिनिस्ट्रेशन है, इसका IPF का एडमिनिस्ट्रेशन होगा थ्रू ट्रस्ट, लिख लीजिए IPF विल बी एडमिनिस्ट्रेड थ्रू अ ट्रस्ट। सबसे पहले लिखना है आपको IPF विल बी फॉर्म्ड बाय स्टॉक एक्सचेंज, देखिए पूरा लंबा लंबा नहीं लिखना है, IPF फॉर्मेशन, तो यहाँ लिख दिया स्टॉक एक्सचेंज प्लस डिपोजिटरी, ठीक है। फिर लिख दीजिए एडमिनिस्टर्ड थ्रू सेपरेट ट्रस्ट, ऐसे लिख लीजिए एडमिनिस्टर्ड थ्रू सेपरेट ट्रस्ट, ठीक है। बाकी इसमें पैसा कहाँ से आएगा, तो लिस्टिंग फी से 1% आएगा, लिस्टिंग फी उससे जो इंटरेस्ट मिलेगा उसका 100% आ जाएगा, ठीक है। फिर पेनल्टी वगैरह जो ट्रेडिंग मेंबर्स पर लगाई जाएगी उससे कुछ पैसा आ जाएगा। तो इस सब से IPF में पैसा आएगा। और इसको यूटिलाइज कैसे किया जाएगा, जैसे कोई ट्रेडिंग मैनेजर्स के डिफॉल्ट के कारण किसी क्लाइंट को नुकसान हुआ है तो उसको इससे पे किया जाएगा। फिर इन्वेस्टर्स को इंटरिम रिलीफ पे किया जाएगा इसके थ्रू। फिर देखिए जो डिपोजिटरी है उसका 5% प्रॉफिट इसमें कंट्रीब्यूट होगा, ठीक है। फिर पेनाल्टीज वगैरह जो लगाया गया है डिपोजिटरीज पर कभी कभी, तो वो इसमें कंट्रीब्यूट होगा। और इसके थ्रू क्या किया जाएगा, इन्वेस्टर एजुकेशन और इन्वेस्टर अवेयरनेस को प्रमोट किया जाएगा। ये सब कुछ भी लिखने की आपको जरूरत नहीं है, ठीक है। फिर देखिए इन्वेस्टर सर्विसेज फंड क्या है दोस्तों, ये डिफरेंट टाइप की सर्विसेज प्रोवाइड करेगा, किसको, इन्वेस्टर्स को, ठीक है। और इसका फंडिंग जो है वो होगा स्टॉक एक्सचेंज सेल सेट असाइड एटलीस्ट 20% ऑफ द लिस्टिंग फीस। तो लिस्टिंग के दौरान जो फीस लेती है स्टॉक एक्सचेंज उसका 20% जो है वो इन्वेस्टर सर्विसेज फंड में चली जाएगी, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। और इसका सुपरविजन किया जाएगा रेगुलेटरी ओवरसाइट कमेटी के द्वारा, और रेगुलेटरी ओवरसाइट कमेटी क्या है, एक मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन है। मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन क्या होता है, इट इज ए फाइनेंशियल एंटिटी दैट प्रोवाइड्स एसेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर रनिंग द डेली ऑपरेशंस इन द स्टॉक मार्केट एंड कैपिटल मार्केट्स, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। अब देखिए जो ये आपका इन्वेस्टर्स सर्विसेज फंड है,
ये क्या करेगी, इन्वेस्टर के एजुकेशन को प्रमोट करेगी, इन्वेस्टर के अवेयरनेस को प्रमोट करेगी। और 50% इसका जो कॉर्पस है वो यूटिलाइज होगा Tier 2 एंड Tier 3 सिटीज़ में, यानी छोटे शहरों में इसका ज़्यादा यूज करना है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। और बाकी दोस्तों आपको कुछ ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है। अब देखिए, जो IPF और ISF अगर डिजॉल्व होती है, IPF और ISF अगर डिजॉल्व होती है तो उनका जो रहा सहा पैसा है वो किसके पास चला जाएगा, वो चला जाएगा इन्वेस्टर प्रोटेक्शन एंड एजुकेशन फंड ऑफ सेबी के पास में, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन एंड एजुकेशन फंड ऑफ सेबी के पास में। ठीक है, तो अब ज़्यादातर आपको ये ध्यान में रखना है दोस्तों, ज़्यादातर आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड, इन्वेस्टर सर्विसेज फंड, ये रिवॉल्व कर रहा है अराउंड सेबी, रिवॉल्व कर रहा है अराउंड सेबी। दिस यू मस्ट कीप इन माइंड, दिस यू मस्ट कीप इन माइंड। ठीक है, बाकी अब आ जाइए सोशल स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर में। तो देखिए दोस्तों, सोशल स्टॉक एक्सचेंज क्या है। सोशल स्टॉक एक्सचेंज देखिए, एक जो एग्जिस्टिंग स्टॉक एक्सचेंज है उसी का ये सेगमेंट है। जैसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में ही एक सेगमेंट होगा उसका सोशल स्टॉक एक्सचेंज का, उसके सोशल स्टॉक एक्सचेंज का, जो कि क्या करेगी, सोशल एंटरप्राइजेज को हेल्प करेगी। जैसे सोशल एंटरप्राइजेज क्या हो गए, NPOs, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, जो कि लोगों के वेलफेयर के लिए काम कर रही है। ठीक है, तो ये हो गया सोशल स्टॉक एक्सचेंज का कॉन्सेप्ट। राइट ये लोग किस किस सेक्टर में काम करेंगे, हंगर को इरेडिकेट करने में, पोवर्टी इरेडिकेट करने में, माल न्यूट्रिशन कम करने में, इनइक्वालिटी कम करने में, एजुकेशन प्रमोट करने में, फाइनेंशियल इंक्लूजन प्रमोट करने में। ठीक है, फिर स्लम एरिया डेवलपमेंट, इन सारे सेक्टर्स में ये लोग काम कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सेबी ने रिसेंटली जो है सोशल स्टॉक एक्सचेंजेज के ऊपर आपका फ्लेक्सिबिलिटी लाई है विथ रिस्पेक्ट टू जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल बॉन्ड्स। देखिए, जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल बॉन्ड्स का कॉन्सेप्ट क्या है। जनरली आप कोई भी बॉन्ड परचेज करते हैं तो जो बॉन्ड को इशू किया है आपको, यानी जिस कंपनी ने बॉन्ड को इशू किया है वो आपको क्या करती है, एक रेगुलर इंटरेस्ट रेट पे करती है, इंटरेस्ट रेट पे करती है। ठीक है, और लास्ट में वो प्रिंसिपल, जो पैसा आपने उसको दिया था वो प्रिंसिपल भी वो लास्ट में आपको पे करती है। तो आपको एक तो इंटरेस्ट रेट, यानी जिसको कूपन रेट भी बोलते हैं, वो पे करती है, और लास्ट में प्रिंसिपल भी पे करती है। तो ये नॉर्मल बॉन्ड का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, लेकिन जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल का मतलब क्या है कि आपको ना ही कूपन रेट मिलेगा, इंटरेस्ट भी कुछ नहीं मिलेगा, जीरो मिलेगा, और जो पैसा आपने प्रिंसिपल लगा है वो भी आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, दोनों में से दोनों नहीं मिलेगा। ठीक है, मिलेगा क्या आपको, तो टैक्स बेनिफिट्स मिलेगा, वो अलग बात है। और ये सेटिस्फैक्शन मिलेगा कि आपने जो है सोसाइटी के वेलफेयर के लिए पैसा इन्वेस्ट किया। ठीक है, तो ये आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा। तो ये है नॉर्मल बॉन्ड और जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल बॉन्ड के बीच का डिफरेंस। तो आप जीरो कूपन जीरो बॉन्ड का बारे में, जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल बॉन्ड के बारे में आप लिख लीजिए, इतना बस लिख लीजिए, इट नीदर ऑफर्स इंटरेस्ट एंड नॉर रिटर्न्स द प्रिंसिपल, नॉर रिटर्न्स द प्रिंसिपल। इसका बेनिफिट क्या है, एक तो वेलफेयर और दूसरा टैक्स बेनिफिट्स। इसमें लोग इन्वेस्ट क्यों करते हैं, तो वेलफेयर के लिए और टैक्स बेनिफिट के लिए इसमें इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, देखिए कौन कौन सी एंटिटी जो है वो सोशल एंटरप्राइज के रूप में रजिस्टर नहीं हो सकती है। तो एक तो कॉरपोरेट फाउंडेशंस, वो रजिस्टर नहीं हो सकती हैं। पॉलिटिकल या रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो सोशल एंटरप्राइजेज के रूप में रजिस्टर नहीं हो सकते हैं। प्रोफेशनल या फिर ट्रेड एसोसिएशंस नहीं हो सकती हैं। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड हाउसिंग कंपनीज जो है वो भी सोशल इंटरप्राइजेस के रूप में रजिस्टर नहीं हो सकती, एक्सेप्ट अगर कोई एफोर्डेबल हाउसिंग बना रहा है, यानी कि कम पैसे वाले घर वगैरह बना रहा है, तो वो लोग फिर सोशल इंटरप्राइजेस के रूप में रजिस्टर हो सकते हैं। ठीक है, फिर कुछ कुछ क्राइटेरिया है इसका सोशल एंटरप्राइजेस के रूप में रिकॉग्नाइज होने का। तो क्या क्या क्राइटेरिया, जैसे 67% जो है 3 साल का जो रेवेन्यू है, 3 साल, लास्ट 3 साल का जो रेवेन्यू का 67% है वो एलिजिबल एक्टिविटीज से आना चाहिए। एलिजिबल एक्टिविटीज यानी ये सब, ये आपका इरेडिकेटिंग हंगर, पोवर्टी, माल न्यूट्रिशन, इनइक्वालिटी, प्रोमोटिंग एजुकेशन, फाइनेंशियल एजुकेशन, स्लम एरिया डेवलपमेंट, ये सारे। तो 67% जो आपका रेवेन्यू है लास्ट 3 साल का वो उसी एलिजिबल एक्टिविटीज से आ रहा है। फिर देखिए
जो एक्सपेंडिचर हो रहा है, आप जो खर्च कर रहे हैं, उसका 67% भी उसी एलिजिबल एक्टिविटीज में होना चाहिए। फिर देखिए जो टारगेट पॉपुलेशन जो है, आपका जो टोटल कंज्यूमर बेस है, टोटल कंज्यूमर बेस यानी 100 कंज्यूमर है अगर, तो उसमें से 67 कंज्यूमर्स जो हैं वो इसी ग्रुप से आना चाहिए। वो पुअर या माल न्यूट्रिशन के शिकार, या फिर स्लम एरिया के लोग, या फिर जो इनइक्वालिटी के शिकार हैं, वही लोग होने चाहिए आपके सारे कंज्यूमर बेस का 67% एटलीस्ट। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। तो इसी के साथ हमारा आज का ये सेशन भी कंप्लीट होता है। देखिए आपको करना कुछ नहीं है, पहली बात तो ये है कि ध्यान से सुनना है। पीटी 365 पूरे एक साल का करंट अफेयर्स होता है, और इसमें बहुत सारी चीज़ें होती है, और कुछ चीज़ें जैसे पहले बता दिया तो सेबी ने ये चीज़ लाया, तो बाद में सेबी के बारे में क्या, सेबी क्या है वो बता रहा है, ऐसे करके। तो ये बहुत कन्फ्यूजिंग होता है इसको ट्रैवल करना, इस पाथ को ट्रैवल करना। ठीक है, और प्लस इसमें से लिखना क्या है, शॉर्ट नोट्स आपको बनाना एक तो मैंडेटरी है। क्यों? क्योंकि नहीं बनाएंगे तो 100-150 पन्ने का जो मैगजीन तो बाद में रिवाइज कर नहीं पाएंगे। और शॉर्ट नोट्स में लिखना क्या है ये आपको एकदम अच्छे से पता होना चाहिए, और ये आप तभी कर सकते हैं जबकि आप सारे PYQs, बहुत सारे MCQs या फिर एक आधा अटेम्प्ट दे चुके हैं। ठीक है, फॉर्चुनेटली ये सारा काम मैं कर चुका हूँ ऑलरेडी, तो इसलिए मुझे आइडिया है कि एग्जैक्टली आप क्या क्या चीज़ें इस मैगजीन में से आपको लिखने चाहिए। ठीक है, तो जो मैंने आपको लिखने को बोला है वही लिखना है आपको। जैसे कि ये आपको मैंने लिखने को बोला है, ठीक है, ये आपको लिखने को बोला है, ये लिखने को बोला है, तो ये आपको लिखना है। फिर आपको ये लिखने को बोला है, तो ये आपको लिखना है। जो चीज़ें नहीं लिखने को बोली वो चीज़ छोड़ देनी है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, आपका काम हो जाएगा आसान, और बाद में आपके लिए रिवीजन का प्रोसेस भी हो जाएगा दोस्तों, बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, चलिए मिलेंगे आपसे थर्ड पार्ट ऑफ इकोनॉमी PT 365 के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।